दो ठग वैद्य को लूटने आए थे, पर असली इलाज उस दिन ये साबित करने का था कि सबसे बड़ा ठग वही होता है जो सेवा के नाम पर जहर बांटता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दो ठग और वैद्य की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। धुंध अभी पूरी तरह हटी नहीं थी। सुबह का उजाला जैसे खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। गांव के चारों ओर फैली हरियाली ओस से भीगी थी। धान के खेत, आम और नीम के पेड़, कच्ची पगडंडियां और दूर तक फैली वो नर्म सी शांति जो केवल गांव की सुबह में मिलती है। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी, मगर उस खुशबू में भी कुछ ऐसा था जो साफ नहीं था, शायद नीयत। सूरज अभी आधा ही निकला था। उसकी किरणें खेतों के ऊपर ऐसे फिसल रही थीं जैसे किसी राज को छूकर वापस लौट जाना चाहती हूँ। पक्षियों की आवाजें थीं, मगर उनमें वो निश्चिंतता नहीं थी। गांव जाग रहा था, पर नींद पूरी नहीं हुई थी। इसी सुबह, इसी धुंध में दो परछाइयां धीरे धीरे गांव की सीमा में दाखिल हुईं। पहला ठग लंबा, दुबला, आंखों में जरूरत से ज्यादा चमक। नाम बदलता रहता था उसका, पर आदतें नहीं। कभी खुद को साधु बताता, कभी व्यापारी, कभी किसी बड़े शहर से आया दुखी रिश्तेदार। उसके होठों पर हमेशा आधी मुस्कान रहती थी, जैसे हर इंसान उसके लिए अधूरी पहेली हो। दूसरा ठग उससे ठीक उल्टा था। भारी शरीर, सुस्त चाल, मगर दिमाग चाकू की धार जैसा। बोलता कम था, पर जब बोलता तो सामने वाला अपने ही शब्दों में उलझ जाता। उसके चेहरे पर मासूमियत की एक परत थी, मगर वो परत कई बार हम देख चुकी थी, रूपक में और कभी कभी सच में भी। दोनों ने गांव को ऐसे देखा जैसे शिकारी जंगल को देखता है। हर घर, हर दरवाजा, हर चेहरा, सब एक संभावना थे। अच्छा गांव है, पहले ठग ने धीमे से कहा। सुबह की हवा भरोसा दिलाती है। दूसरा ठग हंसा नहीं, बस बोला, जहां हवा भरोसा दिलाए वहां लोग जल्दी धोखा खाते हैं। वे पगडंडी से चलते हुए भीतर आए। रास्ते में एक बूढ़ा किसान बैलों को खोल रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, पर आंखों में एक अजीब सा सुकून। पहले ठग ने उसे देखा, मुस्कुराया और मन ही मन किसी हिसाब में जोड़ दिया। कमजोरी, मेहनत, भरोसा। गांव के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था। उसके नीचे एक चौकी, और चौकी पर बैठा था वैद्य, स्वार्थी वैद्य। गांव उसे जानता था। उसकी दवाएं काम करती थीं अक्सर। उसकी सलाह असर दिखाती थी कभी कभी, और उसकी नीयत, उस पर गांव ने सवाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि बीमारी के समय सवाल नहीं पूछे जाते, बस राहत मांगी जाती है। वैद्य की दाढ़ी में सफेदी थी, पर आंखें जवान थीं, बहुत जवान। उनमें हिसाब था। हर मरीज के साथ एक मूल भाव, हर कराह के साथ एक गणना। सुबह सुबह वो पत्तों को कूट रहा था, किसी जड़ी बूटी को पीसते हुए। सूरज की रोशनी उसके हाथों पर पड़ रही थी, और वो रोशनी भी जैसे ठहर कर देख रही हो, ये आदमी किस ओर जाएगा। दोनों ठग कुछ दूरी पर रुक गए। वही है, दूसरे ठग ने कहा, जिसकी चर्चा कल रात ढाबे पर हो रही थी। पहले ठग ने सिर हिलाया। वैद्य, पर दिल से व्यापारी। वे आगे बढ़े। वैद्य ने नजर उठाई। तीनों की आंखें मिली, बस एक पल के लिए, मगर उस पल में बहुत कुछ तय हो गया। राम राम, पहले ठग ने कहा, आवाज में थकान, चेहरे पर सफर की धूल। राम राम, वैद्य ने जवाब दिया, मुस्कान में पेशेवर गर्मजोशी। काफी दूर से आ रहे हैं, दूसरा ठग बोला। गांव सुना है हरा भरा है। वैद्य ने चारों ओर देखा। खेत, पेड़, धुंध। भगवान की मेहर है और लोगों की मेहनत। पहला ठग बैठ गया, ऐसे जैसे पैरों में जान न हो। मेहनत, हाँ, पर शरीर कब साथ छोड़ दे पता नहीं चलता। वैद्य की आंखें तुरंत उसके चेहरे पर गईं। रंग, पसीना, सांसों की गति। बीमारी या नाटक, वो फर्क पहचानता था अक्सर, पर इस बार कुछ गड़बड़ थी। क्या तकलीफ है, वैद्य ने पूछा। पहला ठग बोला नहीं, बस सीने पर हाथ रखा। थोड़ी देर चुप्पी। गांव की सुबह फिर से सुनाई दी। गायों की घंटियां, दूर से आती स्त्रियों की आवाजें, चूल्हों से उठता धुआं। रात से, उसने कहा, आखिरकार। दिल भारी है, सांस अटकती है। वैद्य ने मन ही मन हिसाब लगाया। ऐसी बीमारी महंगी होती है। डर बेचने का मौका। दूसरा ठग खड़ा रहा, सब देखता रहा। वैद्य की उंगलियां, उसकी आंखों की चमक, उसकी ठोड़ी का हल्का सा ऊपर उठना, स्वार्थ का छोटा सा संकेत। इलाज हो जाएगा, वैद्य ने कहा, पर सस्ता नहीं। पहला ठग मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान, जैसे दर्द के बीच भी कोई और खेल चल रहा हो। जान बच जाए तो कीमत क्या मायने रखती है। उस पल धुंध पूरी तरह छट चुकी थी। सूरज अब साफ दिख रहा था। गांव की हरियाली चमक उठी थी, लेकिन उस चमक के नीचे तीन दिमाग अपने अपने खेल बिछा चुके थे। किसे पता था कि ये सुबह इतनी शांत, इतनी हरी
आने वाले समय में कितने झूठ, कितनी चालें और कितनी टूटती नियतों की गवाह बनेगी। और ये तो बस शुरुआत थी। सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। धूप नीम के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। उनके पैरों से उठती धूल में भी जीवन था। औरतें कुओं से पानी खींच रही थीं। हंसी, शिकायत, दिनचर्या, सब कुछ वैसा ही था जैसा बरसों से चला आ रहा था। देखने वाले को लगता यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन गलत चीजें हमेशा शोर नहीं मचाती। वैद्य ने पहले ठग की नब्ज थामी। उंगलियां ठंडी थीं, नहीं ज्यादा टांडी, या शायद उसने खुद ऐसा महसूस करना चाहा। उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग खुला, बहुत खुला। दिल का मामला है, उसने गंभीर आवाज में कहा। लापरवाही की तो नुकसान हो सकता है। पहला ठग कराहा, हल्का सा, जरूरत भर का, इतना कि सामने वाला डर को सच मान ले। दूसरा ठग थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया, गांव को देखने लगा। वो सब देख रहा था जो कोई नहीं देखता। कौन रुक कर देख रहा है, कौन जल्दी से आगे बढ़ जाता है, किसकी आंखों में जिज्ञासा है और किसमें डर। गांव हरा था, लेकिन हरियाली के बीच कुछ सूखे पत्ते जरूर थे। एक औरत पास से गुजरी। उसने वैद्य को देखा, फिर ठगों को। उसके चेहरे पर भरोसा था, वही भरोसा जो पीली सोच की खाद बनता है। दवा लगेगी, वैद्य बोला। खास जड़ी बूटी, जंगल से आती है, महंगी है। कितनी? दूसरे ठग ने पहली बार सीधे पूछा। वैद्य ने एक रकम कही, ज्यादा, जानबूझकर। पहला ठग हंसा नहीं, बस आंखें खोली। अगर जान बची तो ठीक, उसने कहा। पैसे का इंतजाम हो जाएगा। उस वाक्य में एक छुपा हुआ आमंत्रण था। वैद्य ने उसे पकड़ा। तुरंत, आज ही शुरू करना होगा, वैद्य ने कहा। देरी ठीक नहीं। उसी समय एक लड़का दौड़ता हुआ आया, सांस फूल रही थी। वैद्य जी, उसने कहा, मेरी माँ को फिर से चक्कर आ रहे हैं। वैद्य ने पल भर को देखा, पल भर, फिर हाथ हिलाया। अभी व्यस्त हूँ, उसने कहा, दोपहर में लाना। लड़का कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया, चला गया। दूसरे ठग की आंखें सिकुड़ी, बस जरा सा, जैसे दिमाग में कोई नया मोड़ खुला हो। पहला ठग ये सब देख रहा था, दर्द में भी, अभिनय में भी, और कहीं ना कहीं सच्चाई में भी, क्योंकि वो जानता था ये खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये नीयत का है। वैद्य उठा, अंदर गया। दवाइयों की अलमारी से कुछ शीशियां निकाली, असली, नकली। बीच का रास्ता, फर्क उसे खुद भी कभी कभी समझ नहीं आता था। उसने सीखा था, जो बिक जाए वही सच। बाहर आकर उसने दवा घोली। रंग हरा था, लगभग गांव जैसा, मगर स्वाद कड़वा। पीना होगा, उसने कहा। पहले ठग ने कटोरी ली, सूंघा, आंखें बंद की। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो सच में बीमार है। फिर उसने पी लिया। आराम मिलेगा, वैद्य ने कहा, पर पूरा इलाज चलेगा। कितने दिन? दूसरे ठग ने पूछा। जब तक जरूरत हो, वैद्य बोला। गोल जवाब, सुरक्षित जवाब। धूप अब तेज हो रही थी। गांव की हरियाली और चमक रही थी, मगर वैद्य की सोच, उसमें अब भी वही पीला रंग था। स्वार्थ का, जल्दबाजी का, और इस भरोसे का कि सामने वाला मूर्ख है। उसे नहीं पता था कि वो 3 नहीं 4 लोग देख रहा है। गांव भी देख रहा था, और गांव की आंखें देर से खुलती है, लेकिन जब खुलती हैं तो बहुत कुछ बदल देती हैं। वैद्य की दुकान बाहर से साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का पुराना दरवाजा, ऊपर टंगी एक फीकी सी तख्ती जिस पर नाम लिखा था। कभी सफेद रहा होगा, अब धूप और समय ने रंग चुरा लिया था। मगर उस दुकान के भीतर कुछ और ही था। वहां सिर्फ दवाइयां नहीं बिकती थीं, वहां भरोसा तौला जाता था, मोल लगाया जाता था, और अक्सर सस्ते में बेच दिया जाता था। दुकान के अंदर घुसते ही एक अलग गंध आती थी, जड़ी बूटियों की, सूखे पत्तों की, तेलों की। लेकिन उन सब के नीचे एक और गंध थी, डर की। लोगों का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। वही डर वैद्य की असली पूंजी था। पहला ठग चौकी पर लेट गया। उसकी आंखें आधी खुली थीं, छत की बलियां दिख रही थीं, मकड़ी का जाला, एक मक्खी फंसी हुई। वो दृश्य उसे हंसाना चाहिए था, पर वो हंसा नहीं। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, हिसाब, समय, अगली चाल। दूसरा ठग दुकान के कोने में खड़ा रहा। उसने हर शीशी देखी, हर पुड़िया। कुछ पर नाम लिखे थे, कुछ बिना नाम के, जैसे कुछ सच होते हैं और कुछ बस काम चलाने के लिए। एक बूढ़ी औरत अंदर आई, लाठी के सहारे। उसकी आंखें डरी हुई थीं। वैद्य जी, उसने कहा, घुटनों में बहुत दर्द है। वैद्य ने उसे देखा, फिर पहले ठग को, फिर अपनी दवाइयों को। उसने एक कीमत बताई। बूढ़ी औरत के चेहरे पर असहायता फैल गई। इतने पैसे नहीं हैं, उसने कहा। वैद्य ने कंधे उचका दिए। तो दर्द रहेगा, उसने कहा, जैसे मौसम की बात कर रहा हो। बूढ़ी औरत ने पल भर सोचा, फिर अपने आंचल से सिक्के निकाले। कम थे, बहुत कम। उसने आगे बढ़ाए। वैद्य ने गिने, मुंह बनाया, फिर एक छोटी सी पुड़िया दी, आधी मात्रा। इसी से काम चलाओ, उसने कहा। औरत ने सिर झुकाया, धन्यवाद कहा, चली गई। दूसरे ठग ने ये सब देखा, बिना कुछ कहे।
मगर उसके भीतर कुछ खिसक गया, बहुत हल्का सा, जैसे जमीन के नीचे दरार पड़ती है। आवाज नहीं आती, पर इमारत कमजोर हो जाती है। यहाँ भरोसा महंगा है, दूसरे ठग ने अचानक कहा। वैद्य ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया। जो चीज कम होती है वही महंगी होती है। पहला ठग खांसा, जानबूझकर। वैद्य तुरंत उसकी ओर मुड़ा। दवा का असर होगा, पर धैर्य चाहिए। धैर्य? पहला ठग बुदबुदाया। वो भी बिकता है क्या यहाँ? वैद्य ने सवाल को अनसुना कर दिया। उसने दूसरा प्याला तैयार किया। इस बार रंग थोड़ा अलग था, थोड़ा गहरा। ये ज्यादा असरदार है, उसने कहा, पर कीमत भी हम समझते हैं। आप समझदार आदमी हैं। वैद्य को ये वाक्य अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उसे लगा सामने वाले झुक रहे हैं। दुकान के बाहर लोग रुक रुक कर झांक रहे थे। कौन है ये नया आदमी? क्या बीमारी है? क्या वैद्य ठीक कर देगा? गांव सवाल पूछता है, मगर चुपचाप। एक बच्ची आई, उसकी आंखें लाल थीं। बाबा बेहोश है, उसने कहा। वैद्य ने फिर वही किया। एक नजर, फिर मना, अभी नहीं। पहले ठग ने आंखें बंद कर ली, जैसे दर्द बढ़ गया हो, लेकिन उसके भीतर कुछ और बढ़ रहा था। एक योजना, एक इंतजार। दूसरा ठग धीरे धीरे दुकान के बाहर गया। उसने गांव को देखा, हरा भरा, धूप में नहाया हुआ। इतना जीवन, और उसके बीच ये दुकान जहां जीवन का सौदा होता था। वो वापस आया, वैद्य की आंखों में देखा। आपने कभी सोचा अगर एक दिन लोग भरोसा देना बंद कर दे तो? वैद्य हंसा, छोटा सा। लोगों के पास विकल्प नहीं होते, यही उसकी भूल थी। शाम ढलने लगी थी, दुकान की छाया लंबी हो रही थी। पहले ठग ने धीरे धीरे करवट बदली। उसकी सांसें अब सामान्य थीं, बहुत सामान्य। वैद्य ने ध्यान नहीं दिया। भरोसे का मोल तय हो चुका था, अब बस भुगतान बाकी था। पहला ठग बोलता था तो लगता था जैसे शब्दों में शहद घुला हो। आवाज न ऊंची न नीची, बस ठीक वहीं जहां सामने वाला खुद को सुरक्षित समझने लगता है। उसकी जुबान में अपनापन था, उसकी आंखों में भरोसा, और उसके चेहरे पर थकान का ऐसा नकाब जिसे देखकर कोई भी कह दे ये आदमी बुरा नहीं हो सकता। मगर नीयत कभी आवाज में नहीं बसती। वो चुप रहती है, इंतजार करती है। शाम की हल्की ठंडक दुकान में उतर आई थी। दिए की लौ कांप रही थी। वैद्य अपने हिसाब में डूबा था। आज कितना आया, कितना जाएगा, कौन लौटेगा, कौन नहीं। पहला ठग धीरे से उठा, जैसे शरीर ने साथ देना शुरू कर दिया हो। लगता है दवा काम कर रही है, उसने कहा। कृतज्ञता थी उसकी आवाज में, बहुत सच्ची। वैद्य ने गर्व से सिर हिलाया। मैंने कहा था, आप जैसे लोग अब कम रह गए हैं। शहरों में तो सब मशीन हो गए हैं, नब्ज नहीं नोट देखते हैं। ये सुनकर वैद्य के भीतर कुछ पिघला। प्रशंसा उसे पसंद थी। वो भूल गया कि ये आदमी कौन है, बस ये याद रखा कि ये उसका मरीज है, और मरीज अक्सर उसे ऊपर बिठा देते थे। दूसरा ठग चुप था। वो जानता था अब समय पहले ठग का है, उसकी जुबान का, उसकी चाल का। हम लोग बहुत भटके हैं, पहला ठग बोला। कभी यहाँ कभी वहां, हर जगह धोखा। आज पहली बार लगा कोई ईमानदार मिला। ईमानदार, ये शब्द वैद्य के कानों में अटक गया। उसने खुद को उसी आईने में देखा, और आईना हमेशा की तरह सच नहीं दिखाता। बस दुआ दीजिए, वैद्य ने कहा, यही काफी है। पहला ठग मुस्कुराया, वही आधी मुस्कान। दुआ तो देंगे, उसने कहा, पर भरोसा भी देंगे। उसने अपने थैले से कुछ निकाला। सिक्कों की आवाज, भारी, जानबूझकर भारी। वैद्य की आंखें चमकी, पीली सोच और गहरी हो गई। कल सुबह, पहला ठग बोला, मैं पूरा पैसा दे दूंगा, बस आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। वैद्य ने पल भर सोचा, फिर सिर हिला दिया। पैसा सामने दिख रहा था, खतरा नहीं। रात गहरी हुई, गांव सो गया। हरियाली अब काली छाया बन चुकी थी। झिंगुरों की आवाजें थीं। दुकान के भीतर 3 सांसें थीं, एक लालच से भरी, 2 योजना से। पहला ठग लेटा था, आंखें बंद, मगर दिमाग जाग रहा था। उसे बचपन की बातें याद आईं। पहला झूठ, पहली चाल, पहली बार किसी की आंखों में गिरता भरोसा। उसे कभी अपाद बोध नहीं हुआ। उसने खुद से कहा था, दुनिया पहले ठग है। धीरे धीरे वो उठा, पांव जमीन पर रखे, आवाज नहीं। उसने अलमारियों को देखा, दवाइयां, पुड़ियां, शीशियां, और एक कोने में पैसे रखने का बक्सा। वो पल भर रुका। यही वो पल था जहां आदमी या तो रुकता है या आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ा। उसी समय वैद्य ने करवट बदली। नींद में कुछ बड़बड़ाया। पहला ठग जम गया, सांस रोकी, फिर सब शांत। उसने बक्सा खोला। सिक्के, कुछ नोट, बहुत नहीं, उतना नहीं जितना वादा किया गया था। उसका चेहरा बदल गया। जहर अब ऊपर आने लगा। बस इतना, उसने मन ही मन कहा। पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी। मिठास कम पड़ गई। दूसरा ठग था, अंधेरे में, आंखें खुली। पहले ठग ने पलट कर देखा, मुस्कुराया, वही मीठी मुस्कान। सोच रहा था, भरोसे का मोल कम क्यों है यहाँ। दूसरा ठग आगे आया, क्योंकि यहाँ भरोसा दिया नहीं जाता, बेचा जाता है।
दोनों की नजर वैद्य पर गई। अब वो जाग चुका था, डर से आंखें फैली हुई, समझ चुका था कुछ बहुत गलत हो गया है। पहला ठग उसके पास गया, झुका, आवाज नर्म। डरो मत, उसने कहा, हम वही कर रहे हैं जो तुम रोज करते हो। वैद्य कुछ बोल नहीं पाया, शब्द सूख गए थे। बाहर रात गहरी थी, गांव सो रहा था। हरा गांव, पीली सोच, अब एक ही कमरे में आमने सामने थे। दूसरा ठग बोलता नहीं था, कम से कम तब नहीं जब बोलना आसान होता। उसकी खामोशी में मेहनत थी, इंतजार था और सबसे ज्यादा सजा थी। वो उन लोगों में से था जो वार से पहले आंखें नहीं झुकाते, सांसें नहीं बदलते, बस देखते रहते हैं। देखते देखते भीतर ही भीतर तय कर लेते हैं कब, कहां, कितना। दिए की लौ अब स्थिर थी, जैसे कमरे में फैला डर उसे भी थामे हुए हो। वैद्य चौकी से आधा उठा हुआ था, आधा गिरा हुआ। उसका शरीर जाग चुका था, पर दिमाग अभी नींद और डर के बीच फंसा था। तुम लोग कौन हो? उसकी आवाज कांपी। सवाल था पर जवाब की उम्मीद नहीं। दूसरा ठग आगे बढ़ा। उसके कदम भारी नहीं थे, बस तय थे। उसने वैद्य की ओर देखा, सीधे, बिना झपकाए। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था। यही सबसे डरावनी बात थी। नाम जानकर क्या करोगे? उसने कहा, पहली बार। आवाज धीमी थी पर कमरे में फैल गई। तुम तो चेहरे से ही इलाज करते हो। पहला ठग पीछे हट गया। ये उसका नियम था। जब दूसरा बोलता है वो देखता है, क्योंकि दूसरा बोलता कम है, पर जब बोलता है खेल बदलता है। दूसरा ठग ने बक्से को बंद किया। सिक्कों की आवाज आई, फिर उसने उसे वहीं रख दिया जहां से उठाया गया था। चोरी नहीं करेंगे, उसने कहा, इतनी आसानी से नहीं। वैद्य ने राहत की सांस ली, बस एक पल की, क्योंकि अगला वाक्य सांस खींच ले गया। हम हिसाब करेंगे। कमरे में फिर सन्नाटा। बाहर कहीं कुत्ता भौंका, दूर, बहुत दूर। दूसरा ठग चौकी के पास बैठ गया, वैद्य के बराबर, बहुत पास, इतनी पास कि वैद्य उसकी सांस महसूस कर सके। आज दिन में दूसरा ठग बोला, एक लड़का आया था, माँ के लिए। वैद्य ने नजर चुरा ली, फिर एक बच्ची, पिता के लिए। खामोशी। और एक बूढ़ी औरत, उसने कहा, जिसे आधी दवा मिली। वैद्य का गला सूख गया। उसने बोलने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। तुम्हें याद है? दूसरा ठग ने पूछा, या तुम्हें याद रखना महंगा लगता है? पहला ठग ने दिए की बत्ती ठीक की, लौ तेज हुई। रोशनी में वैद्य का चेहरा साफ दिखा, पसीना, डर और वो स्वार्थ जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। मैं वैद्य हूँ, वैद्य ने कहा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो। मेरा काम, तुम्हारा काम बिकता है, दूसरा ठग ने काट दिया, और आज कीमत तय होगी। वो उठा, कमरे में टहलने लगा। अलमारियां, शीशियां, हर एक को देखता हुआ। उसने एक शीशी उठाई, सूंघी, फिर दूसरी, तीसरी। इनमें से कितनी सच है? उसने पूछा। वैद्य चुप रहा। दूसरा ठग ने शीशी वापस रख दी। चुप्पी भी एक जवाब होती है, उसने कहा, अक्सर सबसे ईमानदार। पहला ठग अब भी मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कान में मिठास कम थी। उसे लग रहा था खेल हाथ से निकल रहा है। ये उसका इलाका नहीं था, ये दूसरे ठग का मैदान था। तुम जानते हो, दूसरा ठग ने अचानक कहा, मैं क्यों नहीं बोलता ज्यादा? कोई जवाब नहीं, क्योंकि लोग बोलते बोलते खुद को बचा लेते हैं, और मैं बचाव का मौका नहीं देता। वो वैद्य के सामने रुका, झुका। उनकी आंखें मिली। आज तुम दवा नहीं दोगे, उसने कहा, आज तुम सच दोगे। वैद्य कांपने लगा। मैं गरीब हूँ, मुझे भी पेट पालना होता है। पहला ठग हंसा, पहली बार खुलकर। वाह, उसने कहा, अब नैतिकता भी आ गई। दूसरा ठग ने हाथ उठाया। पहला ठग चुप हो गया। गरीबी बहाना है, स्वार्थ आदत है। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। सुबह होने वाली है, उसने कहा, और सुबह गांव बहुत कुछ देखता है। ये सुनते ही वैद्य की आंखों में आतंक भर गया। गांव, लोग, सवाल, वही भरोसा जो अब सजा बन सकता था। तुम क्या चाहते हो? वैद्य फूट पड़ा। दूसरा ठग ने देर तक उसे देखा, फिर बोला, बहुत साधारण, बहुत खतरनाक वाक्य। वही, उसने कहा, जो तुम हर किसी से चाहते हो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब यह सन्नाटा खाली नहीं था, इसमें भविष्य भरा था और डर। बाहर पूरब की तरफ आसमान हल्का सा नीला होने लगा था। सुबह फिर आ रही थी। सुबह की रोशनी दरवाजे की दरार से भीतर घुस आई। पतली सी लकीर, जैसे किसी ने अंधेरे को चाकू से चीर दिया हो। वैद्य उस लकीर को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, डर से। डर ने रात भर उसे जगाए रखा था। डर ने उससे सवाल किए थे, ऐसे सवाल जिनका कोई इलाज उसकी अलमारियों में नहीं था। दूसरा ठग खड़ा था, बिल्कुल सीधा, जैसे सुबह का हिस्सा हो गया हो। पहला ठग चौकी पर बैठा था, पैर लटकाए, उंगलियों से लकड़ी पर हल्की हल्की थाप देता हुआ।
जैसे धड़कन गिन रहा हो या समय। सुबह हो गई, पहला ठग बोला। आवाज हल्की थी, गांव जागेगा। वैद्य ने निगल लिया, गला सूखा था। मैं दवा दे दूंगा, उसने कहा, सबको, बिना पैसे, आज। दूसरा ठग ने उसकी ओर देखा, लंबी नजर, फिर सिर हिलाया। न में नहीं, हाँ में भी नहीं, बस एक चेतावनी। डर में दिया गया दान दान नहीं होता, उसने कहा। बाहर मुर्गा बोला, कहीं चूल्हा जला। सुबह अपने नियम पर चल रही थी। हरे खेतों पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। धुंध पूरी तरह हट चुकी थी। गांव सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। और यही सुंदरता वैद्य को और डरा रही थी, क्योंकि सुंदरता सवाल नहीं पूछती, लोग पूछते हैं। पहला मरीज आया, वही लड़का, माँ के लिए। उसने दरवाजे पर कदम रखा और ठिठक गया। अंदर का माहौल बदला हुआ था, हवा भारी। वैद्य जी, उसने कहा। दूसरा ठग ने दरवाजा पूरा खोला। आओ, उसने कहा, बस इतना। लड़का अंदर आया, माँ को सहारा देकर। उसकी माँ की आंखें अध खुली थीं, सांस उखड़ी हुई। वैद्य आगे बढ़ा, अपने आप, जैसे आदत ने उसे धक्का दिया हो। उसने नब्ज पकड़ी, पहली बार ध्यान से, बिना हिसाब लगाए, बिना कीमत सोचे। उसके हाथ कांप रहे थे। वो समझ गया, ये बीमारी बड़ी नहीं है, डर बड़ा है। समय पर दवा मिल जाती तो ये हाल ना होता। उसने अलमारी खोली, इस बार सही शीशी निकाली, मात्रा सही रखी, पानी खुद पिलाया। पहला ठग ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई तंज नहीं था, बस जिज्ञासा, जैसे देख रहा हो क्या आदमी डर में बदल सकता है। बैठो, वैद्य ने कहा। आवाज में आदेश नहीं था, निवेदन था। औरत बैठ गई। कुछ देर में उसकी सांसें सामान्य होने लगी। लड़के की आंखों में उम्मीद लौटी। उसने वैद्य की ओर देखा, वही पुराना भरोसा, वही खतरनाक चीज। दूसरा ठग आगे आया। अब उसने कहा, बताओ क्या? वैद्य ने पूछा, कि तुमने कल यही दवा क्यों नहीं दी? वैद्य की आंखें झुक गईं, क्योंकि पैसे। पहला ठग हंसा, बहुत हल्की हंसी। ईमानदार जवाब, उसने कहा। दूसरा ठग ने दरवाजे की ओर देखा। बाहर लोग इकट्ठा होने लगे थे। खबर फैलती है हमेशा, खासकर जब डर शामिल हो। आज दूसरा ठग बोला, तुम किसी को मना नहीं करोगे? वैद्य ने सिर हिलाया, जल्दी जल्दी। और कीमत? पहले ठग ने पूछा। वैद्य ने कुछ नहीं कहा, फिर बोला, जो दे सके। सुबह चढ़ती गई, मरीज आते गए। बूढ़ी औरत फिर आई, इस बार पूरी दवा मिली। बच्ची अपने पिता को लेकर आई। उसे देखा गया, बिना टाल मटोल, बिना आंखें चुराए। हर दवा के साथ वैद्य का डर थोड़ा सा निकलता गया, पसीने के साथ, कांपते हाथों के साथ। लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं। वो जानता था, ये सब उसकी मर्जी से नहीं हो रहा, ये इलाज दबाव में है। दोपहर तक दुकान के बाहर भीड़ थी। गांव देख रहा था, हैरान था, खुश भी, सवाल भी थे। पहला ठग बाहर निकला। उसने गांव को देखा, हरियाली, धूप, लोग। उसने गहरी सांस ली। सुंदर है, उसने कहा, जब डर सही दिशा में बहता है। दूसरा ठग उसके पास आया। डर का इलाज यही है, उसने कहा, उसे दिखा दो। अंदर वैद्य बैठा था, थका हुआ, खाली। उसकी अलमारियां हल्की हो चुकी थीं, दिल भी। उसने पहली बार सोचा, अगर ये सब रोज हो तो। शाम होने लगी, भीड़ छटने लगी। गांव ने राहत की सांस ली। भरोसा वापस आ रहा था, धीरे धीरे, सावधानी से। दूसरा ठग वैद्य के सामने बैठा। अब, उसने कहा, तुम आजाद हो। वैद्य ने चौंक कर देखा। मतलब? पहला ठग बोला, अब तुम खुद चुनोगे। अगर? फिर वैद्य ने कहना चाहा। दूसरा ठग ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तो डर लौट आएगा, उसने कहा, और डर याद रखता है। रात फिर उतरने लगी। दो ठग निकल पड़े, गांव की पगडंडी पर, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैद्य दरवाजे पर खड़ा रहा, अंधेरे में। उसके हाथ खाली थे, दिल भरा हुआ। गांव फिर से हरा था, सोच शायद थोड़ी कम पीली। रात की नमी फिर से जमीन पर उतर आई थी। दिन भर की हलचल के बाद गांव जैसे थक कर बैठ गया हो। खेतों में खामोशी थी, मगर वो खामोशी खाली नहीं थी, उसमें फुसफुसाहटें थी। लोग बात कर रहे थे, धीमे, आंखों से, इशारों से, क्योंकि दिन में जो हुआ था वो सिर्फ इलाज नहीं था, वो संकेत था। वैद्य अपनी दुकान के भीतर अकेला बैठा था। दिया बुझ चुका था, मगर नींद नहीं आई थी। जड़ी बूटियों की गंध अब उसे सुकून नहीं देती थी। वही गंध जो कभी उसकी ताकत थी, अब बोझ लग रही थी। उसने अलमारी की ओर देखा, खाली जगहें, कुछ शीशियां बची थी, मगर उनका वजन कम लग रहा था, जैसे उनमें अब भरोसा नहीं बचा। उसे लग रहा था कि दिन में जो हुआ वो उसकी मर्जी से नहीं था, वो किसी और के बनाए जाल का हिस्सा था। जाल जो दिखता नहीं मगर कसता है। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। वैद्य चौंक गया, दिल जोर से धड़का। कौन? आवाज निकलते निकलते रुक गई। दरवाजा खुला। दूसरा ठग अंदर आया, अकेला। डर अभी गया नहीं? उसने पूछा। साधारण सवाल, खतरनाक असर। वैद्य ने सिर हिला दिया। सच बोलने की आदत
आज ही लगी थी। अच्छा है, दूसरा ठग बोला। डर का बचा रहना जरूरी है। वो बैठ गया उसी चौकी पर जहां दिन भर मरीज बैठे थे। तुम सोच रहे हो कि आज जो हुआ वो सजा थी। वैद्य ने कुछ नहीं कहा। वो सजा नहीं थी, दूसरा ठग ने कहा, वो जाल था। वैद्य ने पहली बार उसकी ओर ठीक से देखा। जाल? हाँ, वो बोला, जैसे तुम जड़ी बूटियों से जाल बुनते हो, थोड़ा डर, थोड़ा भरोसा, थोड़ी उम्मीद, लोग फंस जाते हैं। आज तुम उसी में फंसे। वैद्य का मुंह सूख गया। तो अब तुम देखोगे कि जाल कैसे काम करता है, दूसरा ठग बोला। अगली सुबह खबर फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे वैद्य बदल गया है, कुछ कह रहे थे नाटक है, कुछ को उम्मीद थी, कुछ को शक, और यही जाल की पहली डोर थी, अनिश्चितता। पहला ठग गांव में घूम रहा था, चौपाल के पास बैठा, किसी से सीधे बात नहीं करता था, बस सुनता था। किसी ने कहा, कल मेरी माँ को बिना पैसे दवा मिली। किसी ने कहा, देखना 2 दिन में फिर वही होगा। पहला ठग मुस्कुराया, मीठी खामोश मुस्कान। दूसरा ठग दूर खड़ा रहा, वो लोगों के चेहरे पढ़ रहा था। कौन चाहता है कि वैद्य बदले, कौन चाहता है कि वो वही रहे, क्योंकि जाल में सिर्फ शिकार नहीं फंसते, देखने वाले भी फंसते हैं। वैद्य दिन भर काम करता रहा, बिना कीमत पूछे, बिना टालने के, मगर हर बार जब कोई भगवान भला करे कहता, उसके भीतर कुछ चुभता। ये धन्यवाद उसे डराता था, क्योंकि उसे याद था ये सब अस्थाई है। शाम को फिर वही बूढ़ी औरत आई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 और लोग थे। उन्होंने वैद्य को घेर लिया नजर से। अब तो ठीक हो गए घुटने, बूढ़ी औरत बोली। दवा सच में अच्छी थी। वैद्य ने सिर हिलाया, शब्द नहीं निकले। तो कल आधी क्यों दी थी, किसी ने पूछा। सवाल सीधा था। जाल कसने लगा। वैद्य ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया, फिर बोला, गलती हो गई थी। लोगों ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं। रात को दूसरा ठग फिर आया। देखा, उसने कहा, अब तुम सिर्फ वैद्य नहीं हो, तुम कहानी हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए, वैद्य टूट कर बोला। मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। दूसरा ठग ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ नरमी आई। काम? उसने कहा, तुम्हारा काम कभी सिर्फ इलाज नहीं था। वो उठा, दरवाजे की ओर बढ़ा। जाल टूटेगा या नहीं, उसने कहा, ये अब तुम पर नहीं, गांव पर है। दरवाजा बंद हुआ, अंधेरा रह गया। वैद्य वहीं बैठा रहा, समझने की कोशिश करता हुआ कि ये कौन सा इलाज था जिसमें दवा नहीं, सवाल दिए जाते हैं, जिसमें जड़ी बूटियां नहीं, सच काम करता है, और जिसमें हर जवाब एक नया जाल बुन देता है। बाहर खेतों में हवा चली, पत्ते हिले, गांव सांस ले रहा था, और कहीं ना कहीं 2 ठग इंतजार कर रहे थे, ये देखने के लिए कि जाल सबसे पहले किसे पकड़ेगा। हवा बदली थी। उसी हवा में अब खेतों की नमी के साथ कुछ और घुलने लगा था। स्वार्थ की गंध। वो तेज नहीं थी, नाक पर हमला नहीं करती थी, वो धीरे धीरे फैलती है। पहले पहचान में नहीं आती, फिर हर सांस में बस जाती है। सुबह फिर आई, वैसी ही हरी, चमकीली। धूप पत्तों पर खेल रही थी। तालाब के पानी में आसमान कांप रहा था। देखने वाले को लगता सब ठीक है, मगर भीतर गांव के मन में कुछ सरक चुका था। लोग वैद्य की दुकान की ओर देख रहे थे, बार बार। जैसे कोई पुराना पेड़ अचानक फल देने लगे तो लोग जड़ों को शक की नजर से देखने लगते हैं। पहला ठग आज चौपाल पर नहीं था, वो खेतों की तरफ निकल गया था। किसानों के बीच, हल चलाते हाथ, झुकी कमरे, माथे पर पसीना। उसने वहीं बैठकर बात शुरू की, बिना सवाल पूछे, बस सुनते हुए। अब दवा मुफ्त मिल रही है, किसी ने कहा। पहला ठग ने ऐसे सिर हिलाया जैसे ये नई खबर ना हो। पर कब तक, दूसरा बोला। पहला ठग ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, उंगलियों में मसल दिया। जब तक नमी रहे, उसने कहा, पत्ता हरा लगता है। किसानों ने उसकी बात पूरी तरह नहीं समझी, मगर उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर सच होती हैं। दूसरी तरफ वैद्य अपनी दुकान साफ कर रहा था, जरूरत से ज्यादा, बार बार, जैसे अगर सब कुछ चमक जाए तो भीतर की गंध भी चली जाएगी। मगर गंध भीतर से आती है, अलमारियों से नहीं। एक आदमी आया शहर से, कपड़े ठीक ठाक, बोलचाल में चालाकी। उसने चारों तरफ देखा, दुकान, भीड़, फुसफुसाहटें। सुना है यहाँ बिना पैसे इलाज होता है। वैद्य ने सिर उठाया। हाँ, उसने कहा। तो बढ़िया है, वो आदमी बोला। मेरे पास कई मरीज हैं, मैं भेज दूंगा। यहाँ? वैद्य ने पूछा। हाँ, आदमी मुस्कुराया। आपको भी फायदा होगा, नाम फैलेगा। वही गंध, स्वार्थ की, इस बार नई बोतल में। वैद्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यहाँ मरीज आते हैं, सौदे नहीं। आदमी की मुस्कान हल्की पड़ गई। जैसा आप चाहे, उसने कहा, और चला गया। दूर खड़ा दूसरा ठग ये सब देख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी, क्योंकि स्वार्थ हमेशा एक रास्ते से नहीं आता। जब पहला बंद हो जाए, वो दूसरा ढूंढ लेता है।
दोपहर तक गांव में बातें फैल चुकी थीं। कुछ लोग कह रहे थे अच्छा हुआ, डर के मारे सुधर गया। कुछ कह रहे थे नाटक है, देखना फिर वही करेगा। और कुछ चुप थे, सबसे खतरनाक वही थे। शाम को वैद्य अकेला बैठा, थका हुआ, मन भारी। उसे एहसास हुआ स्वार्थ सिर्फ लेने में नहीं होता, देने में भी हो सकता है, जब देना किसी डर से हो, किसी दबाव से हो। उसे याद आया उसका पहला दिन, जब उसने सच में किसी की जान बचाई थी, बिना कुछ सोचे। तब कोई ठग नहीं था, कोई जाल नहीं था, बस एक बीमार आदमी और एक कोशिश। अब हवा में वो सादगी नहीं थी, हर सांस में हिसाब घुसाया था। रात को पहला ठग लौटा चुपचाप। गांव सोच रहा है, उसने कहा। और तुम? वैद्य ने पूछा। पहला ठग ने उसे देखा बहुत देर तक। मैं देख रहा हूं कौन सोच से पहले सांस लेता है। दूसरा ठग बाहर खड़ा रहा, हवा को महसूस करता हुआ। उसे पता था अब कहानी मोड़ पर है, क्योंकि जब स्वार्थ की गंध फैलती है तो या तो लोग नाक बंद कर लेते हैं या उसी हवा में सांस लेना सीख लेते हैं। और गांव अभी तय कर रहा था, सांस रोके या सच को भीतर जाने दे। गांव वालों की आस्था किसी मंदिर की घंटी जैसी होती है, जब तक बजती है सब ठीक लगता है, मगर अगर एक बार दरार आ जाए तो वही घंटी शोर बन जाती है। वैद्य ये बात जानता था, हमेशा से जानता था, और इसी ज्ञान को उसने अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया था। सुबह फिर आई, मगर आज की सुबह में कुछ बदला हुआ था। लोग पहले की तरह सीधे दुकान में नहीं घुसे, वो रुके, बाहर एक दूसरे को देखा, जैसे आंखों से पूछ रहे हों तू जाएगा। और जब कोई एक आगे बढ़ता, बाकी पीछे पीछे आ जाते। आस्था अकेले चलना नहीं जानती, उसे भीड़ चाहिए। वैद्य ने यह बदलाव महसूस किया, बहुत साफ, नब्ज पकड़ने से पहले ही। उसने सिर उठाया, बाहर खड़े चेहरों को देखा। वही लोग थे, वही बीमारियां, मगर भरोसे की चाल बदल गई थी। अब वो झुकी हुई नहीं थी, अब वो सावधान थी। पहली आई एक जवान औरत, गोद में बच्चा रो रहा था, तेज, लगातार। बुखार है, औरत ने कहा। उसकी आवाज में विनती थी, मगर आंखों में जांच। वैद्य ने बच्चे को देखा, माथा छुआ, गर्म था, साधारण बुखार, आसान इलाज। उसने दवा निकाली, सही मात्रा, बिना कुछ सोचे। औरत ने दवा ली, फिर रुकी। पैसे? वैद्य ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं। औरत की आंखें भर आईं, वो झुकी, पैर छूने ही वाली थी। नहीं, वैद्य ने जल्दी से कहा, ऐसा मत करो। ये क्षण छोटा था, मगर गांव ने देख लिया। बाहर खड़े लोग सड़कने लगे, फुसफुसाहटें बदली, शक के साथ साथ उम्मीद भी फैलने लगी। और यही वो जगह थी जहां आस्था जन्म लेती है, संदेह और राहत के बीच। पहला ठग दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराया नहीं, क्योंकि वो जानता था ये मुस्कुराने का समय नहीं है, ये जमा करने का समय है। आस्था जमा हो रही थी, और आस्था सबसे महंगी पूंजी होती है, उसे संभालना पड़ता है, वरना वही डुबो देती है। दूसरा ठग गांव के दूसरे छोर पर था, वहां जहां लोग सीधे दुकान तक नहीं आते, वहां जहां बातें पहले पहुंचती हैं। उसने सुना, अब सच में बदल गया लगता है, पर डर के मारे बदला है। डर भी तो किसी काम का होता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुना, क्योंकि आस्था का असली चेहरा शब्दों में नहीं, लहजे में दिखता है। दोपहर तक दुकान फिर भर गई, मगर अब माहौल अलग था। लोग सवाल पूछ रहे थे, खुलकर, कल आधी दवा क्यों दी थी, अब क्यों पूरी दे रहे हो? वैद्य हर सवाल का जवाब नहीं देता था, कभी कभी बस चुप रह जाता। और उसकी चुप्पी अजीब बात थी, लोगों को बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि चुप्पी में अब छुपाव नहीं था, थकान थी। एक बूढ़ा आदमी आया, लाठी टेकता हुआ। उसने वैद्य को ऊपर से नीचे तक देखा, बहुत देर तक। मैं 20 साल से तुम्हारे पास आ रहा हूं, उसने कहा। तुमने मुझे कभी ठगा नहीं। भीड़ सन्नाटे में आ गई, पर बूढ़ा रुका। तुमने कई बार देर की। वैद्य ने सिर झुका लिया, पहली बार, सबके सामने। हाँ, उसने कहा, बस इतना। उस एक शब्द ने भीड़ को हिला दिया, क्योंकि आस्था को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब सामने वाला खुद को छोटा मान ले। पहले ठग ने सांस छोड़ी, धीमे। अब असली खेल शुरू होगा, उसने खुद से कहा। शाम होते होते गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। एक हिस्सा जो वैद्य को फिर से अपनाना चाहता था, दूसरा जो इंतजार करना चाहता था, और बीच में वो पतली सी रेखा थी जहां आस्था और स्वार्थ एक दूसरे को छूते हैं। वैद्य ये सब देख रहा था, उसका दिल भारी था। उसे एहसास होने लगा था, आज जो उसे मिल रहा है वो मुफ्त नहीं है, ये आस्था है, और आस्था लौटती नहीं, मांगती है। रात को वो देर तक जागा रहा, अलमारियों को देखता रहा, खाली शीशियां, कम होती जड़ी बूटियां और बढ़ती उम्मीदें। दूसरा ठग रात में आया, बिना आहट के। अब तुम अमीर हो, उसने कहा। मैं चौंक कर देखा, मेरे पास कुछ नहीं है। गलत, दूसरा ठग बोला। तुम्हारे पास गांव है। ये वाक्य भारी था, बहुत भारी। यही तुम्हारी पूंजी है और यही तुम्हारा इम्तिहान।
बाहर हवा चल रही थी, वही हवा जिसमें अब स्वार्थ की गंध कम थी मगर पूरी तरह गई नहीं थी, क्योंकि जहां आस्था होती है वहां स्वार्थ हमेशा रास्ता ढूंढता है। रात का अंधेरा इस बार जल्दी उतर आया था, जैसे दिन ने खुद हार मान ली हो। चांद बादलों के पीछे छिपा था और गांव की गलियों में दियों की रोशनी ज्यादा कांप रही थी। ये वही रात थी जब बातें फुसफुसाहट से आगे बढ़कर समझौते में बदलती हैं। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दो परछाइयां आमने सामने थी। पहला ठग बैठा था आराम से, जैसे ये जगह उसकी हो, पांव फैलाकर, पीठ तने तने पर टिकाए, चेहरे पर वही मीठी शांति जो अक्सर सबसे गंदी चाल से ठीक पहले आती है। दूसरा ठग खड़ा था हमेशा की तरह, हाथ बांधे हुए, आंखें अंधेरे में भी साफ दिख रही थीं। तो पहला ठग बोला, गांव पक गया है। दूसरा ठग ने जवाब देने में देर की। उसने हवा को सूंघा। अभी नहीं, उसने कहा, ऊपर से नरम है, अंदर से कच्चा। पहला ठग हंसा, धीमे, तुम हमेशा देर करते हो और तुम हमेशा जल्दी। दूसरा ठग बोला। कुछ देर चुप्पी रही, पीपल के पत्ते हिले, कहीं उल्लू बोला। गांव सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था। वैद्य बदल गया है या कम से कम बदलता हुआ दिख रहा है। दिखना काफी नहीं होता। दूसरा ठग बोला। पहले ठग ने जमीन पर उंगली से एक रेखा खींची। हम सौदा कर सकते हैं। दूसरे ठग ने उसे देखा। किससे? उसी से। पहला ठग मुस्कुराया, जिसकी पूंजी अब भरोसा है। दूसरे ठग की आंखें सिकुड़ी। साफ बोलो। पहला ठग आगे झुका, आवाज और धीमी कर ली। हम उसे सीधा नहीं लूटेंगे, हम उसे चलाएंगे। कैसे? हम बीमारियां बढ़ाएंगे। पहला ठग बोला, जैसे मौसम की बात कर रहा हो। डर फैलाएंगे, अफवाहें, फिर समाधान वही देगा, वो हीरो बनेगा। दूसरा ठग चुप रहा। मुनाफा आधा। पहला ठग ने कहा, नाम उसका, चेहरा उसका, पाप पूरा। दूसरे ठग ने गहरी सांस ली। ये वही सांस थी जो वो तब लेता था जब फैसला कठिन होता था। और गांव? उसने पूछा। पहले ठग ने कंधे उचका दिए। गांव तो हमेशा चुकाता है। चुप्पी फैल गई, भारी, बहुत भारी। दूसरे ठग को याद आया, दिन में वो बच्चा, माँ की आंखें, बूढ़ा आदमी, उसकी झुकी गर्दन, ये सब उसे बेचैन करता था। वो खुद ठग था, मगर उसका नियम था, लूटो पर झूठी बीमारी मत बेचो। मैं पाप बांट सकता हूँ, उसने कहा, पूरा नहीं उठाता। पहले ठग ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी मुस्कान में खारिश आई। तुम बदल रहे हो, उसने कहा। नहीं, मैं साफ हो रहा हूँ। पहला ठग खड़ा हो गया। तो समझो सौदा नहीं हुआ। समझो या समझ लो, दोनों आमने सामने थे। पहली बार बराबरी में नहीं। हवा रुक गई थी, जैसे खुद इंतजार कर रही हो, अब कौन झुकेगा। पहला ठग ने पीछे हटने का नाटक किया। ठीक है, उसने कहा, अकेला खेलूंगा। दूसरा ठग ने सुर हिलाया। तुम अकेले नहीं खेलते, देखेंगे। पहला ठग बोला और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गांव में अजीब बातें फैलने लगी। सुना है नदी का पानी खराब हो गया है, फलां खेत में बुखार फैल रहा है, कल रात 2 मवेशी अचानक गिर पड़े। डर फिर से सिर उठाने लगा। वही पुराना डर, वही तेज, वही असरदार। वैद्य ने ये सब सुना, उसका माथा ठनका। उसने पानी जांचा, ठीक था। मवेशी देखे, थकान थी, बीमारी नहीं। फिर भी लोग घबराए हुए थे। डर सच से तेज फैलता है। शाम को एक आदमी आया, कांपता हुआ। मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसने पूछा। वैद्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, उसने कहा, डरो मत। पर डर रुकता नहीं है जब कोई उसे पाल रहा हो। दूसरा ठग दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि पहला ठग अकेला नहीं खेल रहा, वो गांव को मोहरा बना रहा है। मुनाफा आधा। दूसरा ठग बुदबुदाया, पर पाप पूरा। रात को वो वैद्य की दुकान पहुंचा। अब तुम्हें चुनना होगा, उसने कहा। क्या? दूसरा ठग बोला कि तुम डर बेचोगे या डर से लड़ोगे। बाहर हवा तेज हो गई थी। स्वार्थ की गंध फिर लौट रही थी, इस बार और चालाक होकर। और गांव फिर से सांस रोककर खड़ा था, ये देखने के लिए कि सौदे में कौन जीतेगा और कौन टूटेगा। झूठ का इलाज हमेशा मिलता है, आसानी से, बोतल में, शब्दों में, भरोसे की नकल में। सच अक्सर इलाज सह नहीं पाता, वो मरता है चुपचाप, भीड़ के बीच। सुबह होते ही गांव में अफवाहें और तेज हो गईं। अब वे फुसफुसाहट नहीं थी, वे बयान थी, पक्के, भरोसे के साथ बोले गए झूठ। फला के बच्चे को तेज बुखार है, नदी का पानी पीते ही पेट गिगड़ रहा है, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? सवाल हवा में तैर रहे थे, जवाब कोई नहीं दे रहा था। और जहां जवाब नहीं होते, वहां डर अपना घर बना लेता है। वैद्य दुकान के बाहर खड़ा था। उसने दूर तक देखा, खेत, पेड़, वही हरी जमीन, सब वैसा ही था। कोई बीमारी नहीं, कोई जहर नहीं, फिर भी लोग कांप रहे थे। पहला मरीज आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस बार बीमारी से ज्यादा डर था, आंखों में, आवाज में, हाथों की थरथराहट में। कुछ करिए, एक आदमी बोला, आप ही बचा सकते हैं। ये वाक्य खतरनाक था, क्योंकि इसमें उम्मीद थी, और उम्मीद जब डर से मिलती है तो झूठ सबसे तेज पनपता है।
वैद्य ने गहरी सांस ली। उसने वही किया जो सच मांगता था। जांच, पानी देखा, बच्चों को देखा। कोई बड़ी बीमारी नहीं, सामान्य मौसमी हालात। घबराने की जरूरत नहीं, उसने कहा। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने राहत ली, किसी ने सिर हिलाया, नकार में। पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक आवाज आई। लोग हमेशा पड़ते हैं, हर बार कयामत नहीं होती। ये सच था, लेकिन सच आज कमजोर था। दोपहर होते होते एक और आदमी आया, शहर से, वही जो पहले भी आया था। इस बार उसके साथ 2 और थे। देखिए, उसने कहा, गांव घबरा रहा है, अगर आप चाहें तो हम मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? वैद्य ने पूछा। हालांकि वो जानता था। विशेष इलाज, आदमी मुस्कुराया। विशेष दवा, नाम बड़ा, डर छोटा। यही था झूठ का इलाज। डर बेचो, फिर डर का समाधान बेचो। वैद्य चुप रहा बहुत देर तक, फिर बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं। आदमी की मुस्कान सख्त हो गई। आप अकेले नहीं चल सकते, उसने कहा। गांव आपको ऊपर चढ़ाता है और उतारता भी है। वो चला गया। दूसरा ठग ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, पहली बार। क्योंकि अब खेल सिर्फ ठगी का नहीं था, अब ये भीड़ का था, और भीड़ के साथ खेलना सबसे गंदा होता है। शाम तक एक बच्चा सच में बीमार पड़ गया, तेज बुखार। माँ रोती हुई आई। लोग इकट्ठा हो गए। देखा, किसी ने कहा। वैद्य ने बच्चे को देखा। ये वही बीमारी थी जो हर साल आती है, साधारण। पर इस बार उसे साधारण मानने वाला कोई नहीं था। उसने दवा दी, सही, साफ। बच्चे को आराम मिला, लेकिन भीड़ को नहीं। एक ही बच्चे से क्या होता है? आवाज आई। यही वो क्षण था जहां सच दम तोड़ता है, क्योंकि सच को समय चाहिए और डर तुरंत चाहता है। पहला ठग कहीं दूर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। ये उसका खेल था। उसने कोई दवा नहीं बेची, उसने बस शक छोड़ा था, और शक खुद बढ़ रहा था। रात को गांव की चौपाल भरी, लोग जमा हुए, बातें तेज थीं, उंगलियां उठी। अगर सब ठीक है तो डर क्यों है? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि डर का कोई जवाब नहीं होता। वैद्य को बुलाया गया, बीच में खड़ा किया गया। वही वैद्य जो कभी उम्मीद था। सच बताओ, किसी ने कहा। तुम कुछ छुपा रहे हो? ये सवाल झूठा था, मगर असरदार। वैद्य ने चारों ओर देखा। वही चेहरे, वही लोग जिनका इलाज उसने किया था, जिनकी नब्ज उसने थामी थी। नहीं, उसने कहा, मैं सच बता रहा हूँ। भीड़ में हलचल। किसी ने हंस दिया। यही तो तुम हमेशा कहते हो। सच की यही समस्या है, उसे बार बार साबित करना पड़ता है, झूठ को नहीं। दूसरा ठग आगे आया, पहली बार भीड़ के सामने। डर बीमारी नहीं है, डर फैलाया जा रहा है। भीड़ ने उसे देखा, पर सुना नहीं, क्योंकि वो उनका नहीं था। पहला ठग ने दूर से देखा। उसे पता था अब सच हार रहा है और झूठ जीत रहा है, क्योंकि झूठ ने इलाज दे दिया था, आसान, मीठा, तेज। रात गहरी हुई, चौपाल खाली हुई। फैसले नहीं हुए, बस शक बचा। वैद्य अपनी दुकान लौटा, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने दिया जलाया। लौ कांपी, जैसे उसकी हालत। मैंने गलत क्या किया? उसने खुद से पूछा। दूसरा ठग दरवाजे पर खड़ा था। कुछ नहीं, उसने कहा, तुमने सच बोला। तो फिर? वैद्य की आवाज भर आई। तो फिर सच मरता है, दूसरा ठग बोला। जब लोग झूठ से बेहतर इलाज चाहते हैं। बाहर हवा चल रही थी, वही हवा। अब उसमें डर भी था और झूठ की मिठास भी। वो अकेला आया था, न भीड़ के साथ, न शोर के साथ, न किसी की बाह पकड़कर, न किसी के कंधे पर सिर रखकर। बस चला आया, जैसे सवाल अक्सर आते हैं, बिना आवाज किए। दोपहर ढल रही थी। धूप अब तीखी नहीं थी, पर साफ थी। वैद्य दुकान के भीतर बैठा था। सामने खाली चौकी। बाहर गांव की आवाजें थीं, मगर आज वे दूर लग रही थीं, जैसे किसी ने उनके और उसके बीच कांच रख दिया हो। दरवाजे पर आहट हुई। आ जाओ, वैद्य ने बिना देखे कहा। वो आदमी अंदर आया, उम्र 50 के आसपास। शरीर दुबला नहीं, पर थका हुआ। आंखें तेज थीं, बहुत तेज। ऐसे लोग बीमारी से ज्यादा सवाल लेकर आते हैं। बैठो, वैद्य ने कहा। वो बैठा नहीं, खड़ा ही रहा। पहले पूछना है, उसने कहा। वैद्य ने सिर उठाया। पूछो, आप दवा क्यों देते हैं? ये सवाल अजीब था। दुकान में सन्नाटा भर गया। बाहर कोई खांसा, अंदर कुछ नहीं हिला। क्योंकि लोग बीमार होते हैं, वैद्य ने कहा। आदमी ने सिर हिलाया। गलत जवाब। वैद्य चौंका। तो सही क्या है? क्योंकि लोग डरते हैं, आदमी बोला। बीमारी से नहीं, अनिश्चितता से। ये सुनकर वैद्य कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये बात उसने खुद से कभी कही नहीं थी, पर सुनी बहुत बार थी, अंदर ही अंदर। आप कब दवा नहीं देते? आदमी ने दूसरा सवाल फेंका।
जब बीमारी नहीं होती, वैद्य बोला। आदमी मुस्कुराया हल्की सी। फिर कल आपने दवा क्यों दी? ये सवाल सीधा था, बिना घुमाव के, बिना मीठेपन के। वैद्य ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया, फिर बोला, क्योंकि लोग चाहते थे या क्योंकि आप डर गए थे? आदमी ने पूछा। ये वार था, सीधा, बिना जहर लगाए, फिर भी गहरा। वैद्य ने नजर चुरा ली। आप कौन हैं? उसने पूछा। रोगी, पर उस बीमारी का जो दिखाई नहीं देती। वो आखिर बैठ गया चौकी पर, सीधे। मेरी बीमारी ये है कि मैं सवाल पूछता हूँ। दूसरा ठग दुकान के बाहर खड़ा था। उसने ये बातचीत सुनी। वो हिला नहीं, क्योंकि ये आदमी उसके जैसा था, खामोश पर काटने वाला। आपको क्या चाहिए? वैद्य ने पूछा। इलाज नहीं, सच। वैद्य हंसा, कड़वी हंसी। सच यहाँ महंगा पड़ता है। मुझे पता है, मैं इसीलिए आया हूँ। उसने चारों ओर देखा, अलमारियां, खाली जगहें। आपने डर में दवा दी और अब डर आपको दवा दे रहा है। ये वाक्य वैद्य के भीतर उतर गया, जैसे कोई ठंडी चीज अचानक गर्म शरीर से टकरा जाए। गांव आपको चाहता है, वैद्य बोला, पर अपने हिसाब से। और अगर मैं उनके हिसाब से ना चलूं तो? वैद्य ने पूछा। तो वे आपको बीमार घोषित कर देंगे, वैद्य बोला। और बीमार आदमी का इलाज गांव खुद करता है। बाहर से शोर आया। कुछ लोग बहस कर रहे थे। किसी ने वैद्य का नाम लिया, किसी ने हाथ हवा में उठाया। दूसरे ठग ने धीरे से दरवाजा ढकेल दिया। वक्त कम है, उसने कहा। आदमी ने उसकी ओर देखा। पहली बार। तुम ठग हो, उसने कहा। दूसरा ठग चौंका नहीं। और तुम? मैं आईना हूं जो सवाल पूछता है। वो उठा, जाने लगा, दरवाजे पर रुका। एक आखिरी सवाल, उसने कहा। वैद्य ने सिर उठाया। अगर आज तुम सच बोलकर सब खो दो और झूठ बोलकर सब पालो, तो तुम क्या चुनोगे? ये सवाल दुकान में नहीं रुका, ये वैद्य के भीतर चला गया, गहरा, बहुत गहरा। आदमी चला गया बिना जवाब लिए। दुकान में सन्नाटा रह गया, भारी, सवालों से भरा। दूसरे ठग ने धीरे से कहा, यही सबसे खतरनाक रोगी होता है। क्यों? वैद्य ने पूछा। क्योंकि, वो बोला, ये इलाज नहीं चाहता, ये फैसला चाहता है। बाहर गांव सांस ले रहा था, भीतर वैद्य। और पहली बार बीमारी बाहर थी और रोगी भीतर। रात उतरते ही वैद्य का डर और गाढ़ा हो गया, जैसे अंधेरे को किसी ने भीतर से खींच लिया हो। दुकान के कोने कोने में वही डर बैठा था। अलमारियों की खाली जगहों में, चौकी की चरमराहट में, दिए की कांपती लौ में। डर अब किसी आवाज की तरह नहीं था, वो आदत बन चुका था, हर सांस के साथ। वैद्य चौकी पर बैठा रहा देर तक, हाथों को देखता हुआ। यही हाथ कभी भरोसे का वादा थे, आज यही हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, डर कब से उसका साथी बन गया? शायद उसी दिन से, जब उसने पहली बार सच को टालकर सुविधा चुनी थी। वो दिन याद नहीं था, यही सबसे डरावनी बात थी। बाहर नीम के पेड़ के नीचे दो ठग बैठे थे। पहला ठग हंस रहा था, खुलकर नहीं। उसकी हंसी कभी खुलकर नहीं आती थी, वो दांतों के बीच से निकलती थी, जैसे कोई गुप्त बात हो जो सबको न सुनानी हो। देखा, उसने कहा, डर सबसे अच्छा औजार है। दूसरा ठग चुप था, वो गांव की तरफ देख रहा था। दूर कहीं दिए बुझ रहे थे, कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं औरतें फुसफुसा रही थीं। हंस क्यों नहीं रहे? पहला ठग ने पूछा। क्योंकि ये मजाक नहीं है, दूसरा ठग बोला। पहला ठग ने कंधे उचका दिए। हर खेल मजाक नहीं होता, कुछ खेलों में लोग टूटते हैं, यही तो मजा है। दूसरा ठग ने उसकी ओर देखा, पहली बाल उसकी आंखों में सीधा। तुम्हें टूटते लोग अच्छे लगते हैं? पहला ठग हंसा, इस बार थोड़ा जोर से। मुझे जीत अच्छी लगती है। दुकान के भीतर वैद्य ने दरवाजे की ओर देखा। उसे बाहर की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, मगर उसे महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं है। डर हमेशा दर्शक चाहता है। उसे उस आदमी की बात याद आई जो सवाल पूछता था। वो सवाल अब उसके भीतर गूंज रहा था। अगर सच बोलकर सब खो दो, अगर झूठ बोलकर सब पालो। उसने आंखें बंद की। पहली बार उसने खुद को वैद्य नहीं, बस आदमी की तरह देखा, डरपोक, थका हुआ, घिरा हुआ। बाहर पहला ठग बोला, कल सुबह तक गांव को एक कहानी चाहिए। किसकी? दूसरा ठग ने पूछा। वैद्य की, या तो मसीहा की या गुनहगार की। दूसरा ठग ने लंबी सांस ली। और अगर वो तीसरा रास्ता चुने? तीसरा रास्ता? पहला ठग हंसा। भीड़ में तीसरा रास्ता नहीं होता। दुकान के भीतर वैद्य उठा। वो टहलने लगा, कदम अनिश्चित थे। दिया बुझा दिया, अंधेरे में खड़ा रहा, जैसे अंधेरा उसे ढक लेगा, बचा लेगा। उसे हंसी सुनाई दी बाहर से, ठगों की हंसी, एक तेज, एक धीमी, दो तरह की, दोनों अलग, दोनों एक साथ। वो हंसी उसे चुभी, जैसे किसी ने उसके डर को उकसाया हो। मैं वैद्य हूँ, उसने खुद से कहा, फिर रुका। या था? दूसरा ठग ने बाहर से कहा। हंसी मत सुनो, वो सोच बदल देती है। पहला ठग ने जवाब दिया, डर भी तो बदल देता है। रात और गहरी हो गई, चांद निकल आया, आधा अधूरा, जैसे सच्चाई। वैद्य ने दरवाजा खोला, बाहर देखा। दोनों ठग सामने थे, एक हंसता हुआ, एक शांत।
तुम क्या चाहते हो? वैद्य ने पूछा। आवाज में कंपन था, मगर अब भागना नहीं था। पहला ठग ने हाथ फैलाए। बस ये देखना, उसने कहा, कि डर किसे तोड़ता है। दूसरा ठग ने कुछ नहीं कहा, बस वैद्य की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब? गांव सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था। हवा में अब भी स्वार्थ की गंध थी, पर उसके नीचे एक और गंध थी, फैसले की। वैद्य ने गहरी सांस ली। डर उसके भीतर था, ठग हंस रहे थे, और कहीं बीच में एक आदमी खड़ा था जो तय करने वाला था। रात लंबी थी और सुबह किसी एक की हंसी पर नहीं, किसी एक के डर पर टिकी थी। पहला ठग देर तक बैठा रहा। हंसी अब थक चुकी थी। वो हंसी जो दिन में काम आती है, रात उससे ज्यादा मांगती है। धैर्य, योजना और वो ठंडा भरोसा कि सुबह सब अपने आप सही दिशा में जाएगा। उसने मिट्टी पर लकीर खींची, फिर मिटा दी, फिर दोबारा, जैसे किस्मत का नक्शा बना रहा हो जो दिखना नहीं चाहिए। सुबह से पहले कहानी फैलनी चाहिए, उसने धीमे कहा, इतनी कि दवा बेचने से पहले ही लोग बीमार महसूस करें। दूसरा ठग पास ही बैठा था, खामोश। उसकी खामोशी आज भारी थी। उसने आंखें उठाईं। कहानी किसके मुंह से? जिन पर भरोसा है, औरतें, बूढ़े, वो जो सुबह सुबह कुएं पर मिलते हैं। और वैद्य? दूसरे ने पूछा। पहला ठग ने कंधे उचका दिए। वो खुद अपनी कहानी लिखेगा, डर उसे लिखवाएगा। दूसरा ठग ने मिट्टी से हाथ झाड़े। उसे उस आदमी की याद आई जो सवाल पूछता था। ऐसे लोग कहानियों में छेद कर देते हैं। वो छेद अगर फैल जाए तो साजिश उजागर हो जाती है। अगर कोई सवाल उठा तो हम जवाब देंगे। पहला ठग मुस्कुराया। जवाबों से नहीं, नमूनों से। किसके? दूसरे ने पूछा। डर के, पहला ठग बोला। 2-3 लोग और बीमार पड़ेंगे अपने आप। डर बहुत मेहनती होता है। रात आगे बढ़ी। गांव के कुछ घरों में रोशनी जली। कहीं कोई खांसा, कहीं किसी ने पेट पकड़ा। आवाजें छोटी थीं मगर पर्याप्त। कहानी को बस इतनी ही हवा चाहिए होती है। उसी रात वैद्य में नींद छोड़ दी। वो चौकी पर बैठा रहा, बाहर के अंधेरे से भीतर के अंधेरे की दूरी नापता रहा। उसने अपनी दवाइयां देखी, असली, सादी, असरदार, समय के साथ। पर समय आज किसी के पास नहीं था। उसने कागज निकाला, कुछ लिखने लगा, फिर काट दिया, फिर लिखा, फिर फाड़ दिया। उसे एहसास हुआ वो दवा नहीं लिख रहा है, वो बयान लिख रहा है। और बयान दवा से ज्यादा खतरनाक होते हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई, बहुत हल्की, जैसे पूछ रही हो, अब भी जाग रहे हो? वो आदमी था, वही जो सवाल पूछता है। आंखें रात में और तेज थीं। मैंने सुना कहानी चल पड़ी है। वैद्य ने सिर हिलाया। चल पड़ी है, उसने दोहराया। और मेरे बिना? तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे नाम पर, आदमी बोला। वैद्य ने कड़वा सा हंस दिया। नाम से क्या होता है? सब कुछ, आदमी ने कहा, क्योंकि नाम से ही दवा बिकती है। बाहर से किसी के रोने की आवाज आई, दूर पर साफ। वैद्य का दिल धक से रह गया। सुबह क्या करोगे? आदमी ने पूछा। वैद्य ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सुबह अब दवा नहीं मांग रही थी, सुबह फैसला मांग रही थी। अगर तुम वही दवा दोगे जो सच है तो लोग उसे थूक देंगे, और अगर झूठ दूं, वैद्य ने पूछा, तो वे उसे पी जाएंगे, आदमी बोला, और तुम्हें भगवान बना देंगे। ये सुनकर वैद्य की आंखें भर आईं। मैं भगवान नहीं हूं, उसने कहा, और वे इंसान नहीं रहेंगे, आदमी बोला, अगर डर से इलाज होगा। रात के आखिरी पहर में पहला ठग उठा। उसने गांव के 2-3 घरों में फुसफुसाहट छोड़ी, नाम लिए, संकेत दिए। वैद्य कुछ छुपा रहा है, नई दवा आई है, सुबह देखना। दूसरा ठग दूर खड़ा रहा। उसने देखा कहानी अपने पैरों पर चल रही है। अब किसी को ढोने की जरूरत नहीं। भोर हुई, धुंधली, ओस से भरी। हरे खेत चमक रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे रात ने कुछ नहीं किया। पर हवा में वो गंध थी, डर और उम्मीद की मिली जुली। कुएं पर भीड़ थी, बातें तेज थीं, आंखें लाल। किसी ने कहा आज दवा बदलनी चाहिए, किसी ने कहा आज सच पता चलेगा। दुकान खुली, वैद्य बाहर आया, चेहरा थका हुआ, आंखें जागी हुई। लोग जमा हो गए। पहला ठग भीड़ में था, हंसी छुपी हुई। दूसरा ठग किनारे, खामोश। दवा? किसी ने पूछा। वैद्य ने टोकरी उठाई, बोतलें रखी, वही पुरानी, सादी, बिना चमक। भीड़ में खुसुर फुसुर। यही, कुछ और नहीं। वैद्य ने सांस ली। यही, उसने कहा, क्योंकि बीमारी यही है और इलाज भी। किसी ने हंस दिया, किसी ने मुंह फेर लिया। पहला ठग आगे बढ़ा। डर का इलाज चाहिए, उसने कहा, ये तो रोज की है। वही क्षण था, दिन की दवा और रात की साजिश आमने सामने थी। हवा रुकी, जैसे गांव भी सुनना चाहता हो। अब क्या? वैद्य ने बोतल रख दी। उसने लोगों को देखा, एक एक करके। डर की दवा मेरे पास नहीं, क्योंकि डर मैं नहीं फैलाता। भीड़ में शोर उठा, नाराजगी, उम्मीद टूटी। पहला ठग मुस्कुराया, अब जोर से। दूसरे ठग ने आंखें बंद कर ली, और उस आदमी ने जो सवाल पूछता था धीमे से कहा, अब कहानी बदलेगी। किस तरफ? ये सुबह तय करेगी, क्योंकि रात अपनी चाल चल चुकी थी और दिन अपनी दवा मांग रहा था। लालच कभी अचानक नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाता है। जैसे दवा में जहर मिलाया जाए,
पहले स्वाद बदलता है, फिर असर, और जब असर दिखता है तब तक नुस्खा हाथ से निकल चुका होता है। सुबह की भीड़ अभी छटी नहीं थी। वैद्य की दुकान के सामने लोग रुके थे, कुछ नाराज, कुछ उलझे हुए, कुछ अब भी उम्मीद पकड़े। मगर उम्मीद का रंग बदल चुका था। वो अब भरोसे की नहीं, फायदे की उम्मीद थी। अगर डर बिक रहा है, किसी ने कहा, तो क्यों न खरीदा जाए। पहला ठग ये सुनकर भीतर ही भीतर खिल उठा। यही वो क्षण था जिसका वो इंतजार कर रहा था, जब गांव खुद सौदा मांगे, जब लालच डर से आगे निकल जाए। उसने आगे बढ़कर आवाज ऊंची की, बस इतनी कि सब सुने। देखो, उसने कहा, अगर पुरानी दवा काम करती तो डर क्यों रहता? नई दवा चाहिए, नई सोच, नया भरोसा। भीड़ में सिल हिले, कुछ तेजी से, कुछ झिझक के साथ। झिझक हमेशा हार जाती है जब लालच सामने खड़ा हो। वैद्य चुप खड़ा था। उसे समझ आ गया, अब मामला दवा का नहीं रहा, अब ये बाजार था, और बाजार में सच की कीमत तय नहीं होती। दूसरा ठग किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ खिसक रहा था। वो जानता था, लालच जब ज्यादा हो जाए तो ठग भी ठगा जाता है, खेल हाथ से फिसल जाता है, भीड़ अपनी चाल खुद चलने लगती है। इतनी भीड़ में उसने धीमे से पहले ठग से कहा, अब संभालना मुश्किल होगा। पहला ठग हंसा। संभालना, उसने कहा, अब तो काटने का समय है। उसने जेब से छोटी शीशी निकाली, रंगीन, चमकदार, कुछ भी नहीं था उसमें, बस पानी। मगर पानी पर भरोसा नहीं बिकता, कहानी बिकती है। उसने कहानी पहले ही बेच दी थी। यही है, उसने शीशी हवा में उठाई, डर का इलाज। लोग आगे बढ़े, पैसे हाथों में, आंखों में चमक, लालच की चमक। कितना? किसी ने पूछा। जितना तुम्हें चैन चाहिए, पहला ठग बोला। यही सबसे खतरनाक कीमत होती है, जब कोई संख्या नहीं होती। वैद्य ने आगे बढ़कर हाथ रोका। ये धोखा है, उसने कहा। आवाज कांपी, मगर शब्द साफ थे, इसमें कुछ नहीं। भीड़ ने उसकी ओर देखा कुछ पल, फिर किसी ने कहा, तुम क्यों नहीं चाहते कि हम ठीक हों? ये वाक्य किसी ने सिखाया नहीं था, ये लालच की अपनी भाषा थी। वैद्य पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ, सच अब आरोप बन चुका है। दूसरे ठग ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, रुको। भीड़ रुकी नहीं, क्योंकि लालच कभी रुकता नहीं, वो बस और मांगता है। पहला ठग ने शीशियां बांटनी शुरू की। हर शीशी के साथ डर कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ रहा था, क्योंकि अब लोगों ने पैसे दे दिए थे, और पैसा देने के बाद इंसान सच नहीं सुनता, वो सही साबित होना चाहता है। देखा, पीते ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना ही सबसे बड़ा धोखा होता है, बीमारी का नहीं, फैसले का। दोपहर तक आधी शीशियां बिक चुकी थीं। भीड़ छटने लगी, मगर गांव भारी हो गया, जैसे हवा में कुछ ज्यादा घुल गया हो। लालच की मात्रा ज्यादा हो चुकी थी। दूसरा ठग दुकान के पीछे गया। उसने वैद्य को देखा, थका हुआ, हारा हुआ। ये अब नहीं रुकेगा, उसने कहा। वैद्य ने सिर हिलाया, मुझे पता है। तो? दूसरे ने पूछा। तो अब असर दिखेगा, वैद्य बोला। शाम होते होते असर दिखने लगा। किसी को उल्टी, किसी को चक्कर, किसी को कुछ नहीं, बस डर। और डर अब दवा से भी नहीं जा रहा था। लोग फिर जमा होने लगे, आवाजें तेज, आरोप, दवा खराब है, किसने बेची, किसने रोका नहीं। पहला ठग पीछे हटने लगा। ये वो मोड़ था जहां लालच उसे भी डराने लगा था, क्योंकि जब मात्रा ज्यादा हो जाए तो जहर दिशा बदल लेता है। दूसरे ठग ने उसे देखा। मैंने कहा था, लालच सीमित रखना चाहिए। पहला ठग ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अब हंसी नहीं थी। रात उतर रही थी। गांव फिर से इकट्ठा हो रहा था। इस बार दवा के लिए नहीं, दोषी के लिए। वैद्य ने दिया जलाया। बाहर शोर था, भीतर एक अजीब शांति। उसने सोचा, शायद यही आखिरी मौका है जब सच सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, जब वो असर बनेगा। उस आदमी की आवाज फिर गूंजी, जो सवाल पूछता है, अब क्या? वैद्य ने सांस ली, गहरी। अब मात्रा ठीक करनी होगी, उसने कहा। किसकी? आदमी ने पूछा। लालच की। बाहर भीड़ बढ़ रही थी, भीतर फैसला पक रहा था, और कहीं बीच में ठगों की हंसी टूट रही थी, क्योंकि जब लालच ज्यादा हो जाए तो खेल भी बीमार पड़ जाता है। भरोसा टूटता नहीं, वो चटकता है। पहले एक महीन सी आवाज आती है, इतनी हल्की कि कोई ध्यान नहीं देता। फिर वही आवाज बार बार, और जब सब सुनने लगते हैं तब तक दरार गहरी हो चुकी होती है। शाम का धुंधलका गांव पर उतर आया था। वही हरा गांव, वही रास्ते, वही कुएं, पर अब रंग अलग था, जैसे किसी ने हरियाली पर धूसर परत चढ़ा दी हो।
लोग घरों के बाहर खड़े थे, भीतर नहीं जा रहे थे, क्योंकि भीतर अब सवाल थे, और सवाल अकेले में ज्यादा डरावने लगते हैं। पहली आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। उसकी हथेलियां कांप रही थीं। कल तक ठीक थी, वो बोली। आज पेट में आग लग रही है। किसी ने कहा दवा पी थी। उसने सिर हिलाया। बस यही था, पहली दरार। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही लोग जो सुबह तक शीशियां पकड़े मुस्कुरा रहे थे, अब मुस्कान गायब थी। उसकी जगह एक अजीब सी झिझक थी, जैसे कोई अपने ही फैसले को पहचानने से डर रहा हो। पहला ठग दूर खड़ा था। उसने ये सब देखा। उसकी आंखों में हलचल आई। वो जानता था ये वो क्षण है जब कहानी बदलती है, और कहानी बदलते वक्त सबसे पहले लेखक को ढूंढा जाता है। किसने बेची थी दवा? एक आवाज उभरी। भीड़ में एक पल को इधर उधर देखा, फिर जैसे किसी ने इशारा कर दिया हो, नजरें वैद्य की दुकान की ओर मुड़ गईं। दूसरा ठग ये देख रहा था। उसने जबड़े भींच लिए। ये गलत दिशा है, उसने धीमे से कहा। पहला ठग ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था अब दिशा मायने नहीं रखती। अब बस कोई चाहिए था जिस पर उंगली उठे। वैद्य दुकान के भीतर बैठा था। उसे बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, हर शब्द, हर आरोप। उसे हैरानी नहीं हुई। भरोसा जब चटकता है तो वही सबसे पहले टूटता है जिस पर सबसे ज्यादा टिका हो। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस उलझन थी। आपने मना किया था, फिर भी हमने पी। वैद्य ने सिर हिलाया। हाँ, तो अब? आदमी ने पूछा। अब सच सामने आएगा, वैद्य बोला। बाहर शोर बढ़ रहा था। कोई कह रहा था वैद्य जानता था, कोई कह रहा था ठगों ने फंसाया, और कुछ चुप थे। चुप वही रहते हैं जिनका भरोसा सबसे ज्यादा टूटा होता है। पहली बार भीड़ दो हिस्सों में बट रही थी, साफ नहीं, बस हल्का सा, जैसे कपड़े में पहली सिलाई उधड़ती है। एक नौजवान आगे आया। अगर दवा झूठी थी, उसने पूछा, तो बेचने वाला कहाँ है? ये सवाल हवा में लटका कुछ पल। फिर लोगों को याद आया पहला ठग, वो जो सुबह सबसे आगे था, वो जो अब पीछे खड़ा था। नजरें उसकी ओर मुड़ी, पहली बार। और यही वो पल था जब भरोसे की दरार ने ठग को भी छुआ। तुम? किसी ने कहा। तुम कौन हो? पहला ठग मुस्कुराया, आदत से, पर मुस्कान अब फिट नहीं बैठ रही थी। मैं तो मदद कर रहा था, उसने कहा। पैसे लेकर? आवाज आई। मुस्कान और फिसली। दूसरा ठग ने आगे बढ़ने की कोशिश की। रुको, उसने कहा। अब भी देर नहीं। भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि भरोसा टूटते वक्त कान बंद हो जाते हैं। वैद्य बाहर आया, पहली बार उस दिन। उसने भीड़ को देखा। कोई चेहरा पूरी तरह दुश्मन नहीं था, पर कोई पूरी तरह अपना भी नहीं था। यही सबसे खतरनाक जगह होती है, बीच की। मैंने मना किया था, उसने कहा। आवाज ऊंची नहीं थी, पर साफ थी। तुमने फिर भी चुना। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह सच था, और सच चटकते भरोसे में चुभता है। दूसरा ठग ने वैद्य की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान था, और डर भी, क्योंकि अब खेल हाथ से निकल रहा था। रात और गहरी हो गई, पर इस बार अंधेरा नहीं था, बस साफ दिख रहा था दरार। एक और आदमी बोला, अगर वो झूठा था, उसने पहले ठग की ओर इशारा किया, तो हम क्यों नहीं समझ पाए? ये सवाल भीड़ को लगा, क्योंकि ये उंगली बाहर नहीं, भीतर उठाता था। पहली दरार फैल चुकी थी। भरोसा अब ठोस नहीं रहा। वो आवाज करने लगा था, हर कदम पर, हर शब्द पर। और वैद्य ने समझ लिया, अब कहानी मोड़ ले चुकी है। अब सच अकेला नहीं है, वो दरार के सहारे भीतर घुस रहा है। लेकिन दरारें सिर्फ टूटने का संकेत नहीं होती, वे बताती हैं या तो दीवार गिरेगी या फिर कुछ नया बनेगा। गांव के हरे भरे खेतों पर धुंधली धूप पड़ रही थी। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह चला नहीं था, लेकिन हवा में पहले से तेज सरसराहट थी। हर पत्ता, हर घास का टुकड़ा मानो सुन रहा हो, अब लड़ाई शुरू होने वाली है। पहले ठग और दूसरे ठग के बीच खामोशी अब टूट चुकी थी। ये खामोशी सिर्फ इंतजार की नहीं थी, ये तन मन और रणनीति की भी थी। वे दोनों गांव की गलियों, चौपालों और बाजार के गलियारों में छुपे हुए थे, दूसरे की चाल पढ़ने की कोशिश में। पहला ठग अपने आप को तैयार कर रहा था। हंसी अब उसके चेहरे पर नहीं थी। वो जानता था कि लालच ने उसका खेल आसान नहीं किया। भीड़ अब उसके साथ नहीं थी, भरोसा टूटा हुआ था। इसलिए उसने निर्णय लिया, अब वो सीधे दूसरे ठग के सामने आएगा। दूसरा ठग चुपचाप हर कदम का आकलन कर रहा था। उसकी खामोशी में भीषण रणनीति थी। पहला ठग सोच रहा था कि डर फैलाना ही सबसे बड़ी चाल है, पर दूसरा ठग जानता था डर अकेले काम नहीं करता, उसे लालच और भरोसे का सहारा चाहिए। सुबह की पहली किरण उनके बीच खड़ी हुई। मैदान में जहां कभी बच्चे खेलते थे और गायें चरती थी, अब सन्नाटा था, हवा रुकी हुई थी। दोनों ठग आंखों में आग लिए सामने खड़े थे। पहला ठग बोला, तो ये है दोस्त, अब तक की हमारी योजना कहां तक पहुंची? दूसरा ठग मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान ठंडी थी। जहां तुम सोचते हो वहां से कहीं आगे। ये वाक्य ही संकेत था, स्वार्थ की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी।
पहले ठग ने अपने दांत भींचे। देखो, उसने कहा, लालच ज्यादा हो गया है, भीड़ मेरे साथ नहीं है, अगर हम सीधे टकराएं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तब दूसरे ठग ने पूछा। तब पहले ठग ने हल्का सा सिर हिलाया। तब हमें झूठ और डर का इस्तेमाल करना होगा, पर यह खेल अब तुम्हारे हाथों में नहीं है। भीड़ ने अपना मन बदल लिया है। दूसरे ठग ने अपने हाथ पीछे रखे। मैंने पहले ही कहा था, भीड़ को नहीं रोका जा सकता, अब केवल रणनीति बचेगी। और रणनीति, उसने धीमे से कहा, स्वार्थ की सबसे तेज चाल होती है। पहला ठग झुका, उसने मिट्टी में लकीर खींची। ये उसकी परंपरा थी, किसी भी लड़ाई से पहले सीमा तय करना। पर दूसरी तरफ दूसरा ठग बस खड़ा था। उसकी नजरें ठगी के खेल को देख रही थीं, लेकिन अब वो खेल खुद बदल चुका था। भीड़ अब आंखों में चमक लिए चारों तरफ खड़ी थी। किसी को पता नहीं था कौन जीतेगा, कौन हारेगा। डर और लालच के बीच ये लड़ाई किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले ठग ने पहला हमला किया। ये हमला ना तो हाथ से था, ना शब्द से। ये हमला भरोसे पर था। उसने भीड़ के बीच अफवाह छोड़ी। दूसरा ठग आज रात नई चाल चल रहा था, वैद्य को भी धोखा देने की कोशिश। भीड़ में हलचल हुई, आंखें डर और शक से भर गईं। ये वही ताकत थी जो पहले ठग के पास थी। लेकिन दूसरा ठग शांत रहा। उसने धीरे से कहा, भरोसा टूटा है, लेकिन समझदारी नहीं। फिर उसने अपनी चाल शुरू की। लोगों के मन में सवाल छोड़ दिया, अगर डर और लालच इतनी आसानी से फैल जाए तो सच कहाँ रहेगा। पहला ठग झटका महसूस कर गया। उसकी चाल अब विरोधी के हाथ में थी। दूसरा ठग बीच में कदम रखा, भीड़ के बीच। आवाज साफ थी, जो डर फैलाता है वही कभी सुरक्षित नहीं रहता, जो लालच खिलाता है वही पहले फंसता है। भीड़ में कुछ लोग झुके, कुछ ने देखा, कुछ ने हंसी उड़ाई। पहला ठग पीछे हट गया। ये पहला संकेत था। स्वार्थ की लड़ाई में ताकत केवल डर और लालच से नहीं आती। पहला ठग अब समझ गया, स्वार्थ के खेल में खुद को बचाने के लिए पहले सामने वाले को पढ़ना पड़ता है। लेकिन दूसरा ठग पहले से तैयार था। उसने वैद्य की दवा, गांव की उम्मीद और भीड़ की कमजोरियों को देख लिया था। दोनों ठग सामने सामने, आंखें टकराईं। ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं थी, ये अंदर की थी, स्वार्थ, डर, लालच और विवेक के बीच। पहले ठग ने अपने दांत फिर से जोड़े। मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरा ठग ने हल्का सिर हिलाया। और मैं नहीं जीतूंगा, मैं बस देख रहा हूं कि कौन पहले खुद से हारता है। सूरज अब मैदान पर पूरी तरह निकल आया था। भीड़ की नजरें दोनों ठगों पर थी। धूप की गर्मी और स्वार्थ की गर्मी दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। पहले ठग ने हल्का कदम बढ़ाया, दूसरा ठग भी कदम मिलाया। और इसी बीच किसी ने खामोशी में सवाल पूछा, वैद्य या भीड़? स्वार्थ की लड़ाई अब अपने चरम पर थी और गांव ने सांस रोकी, क्योंकि अब निर्णायक क्षण आने वाला था। वैद्य अब अकेला था, पूरी तरह। भीड़ ने उसे बीच से छोड़ दिया, ठगों की लड़ाई ने उसे किनारे कर दिया। दुकान का दरवाजा खुला था, पर बाहर का शोर अब उसकी नजर तक पहुंच नहीं रहा था। हवा में केवल एक गहरी, भारी चुप्पी थी, जैसे खुद समय भी सांस रोक कर देख रहा हो कि ये अकेला आदमी अब क्या करेगा। उसके कदम खुद की दुकान में गूंज रहे थे। चौकी पर बैठा, हाथों में दवा की बोतलें। अब वे केवल कांच और रंगीन द्रव्य नहीं थीं, अब वे जिम्मेदारी की बोतलें थीं, और जिम्मेदारी बहुत भारी थी। उसने देखा, हर बोतल में उसका अतीत, हर शीशी में उसके फैसले का प्रतिबिंब। मैंने क्या किया? उसने खुद से पूछा। सन्नाटा उत्तर नहीं दे रहा था, बल्कि ये सवाल और गहरा हो रहा था। भीड़ बाहर थी, वे अब किसी के पक्ष में नहीं थे, केवल निगाहें थीं जो पाप की तलाश में थीं। वो वैद्य जो कभी भरोसे और दवा के नाम पर सबका सहारा था, अब अकेला था, और पाप भारी था। पहला ठग जो अब थोड़ा दूर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस संतोष की योजना काम कर गई। दूसरा ठग अपनी खामोशी में तय कर रहा था, ये खेल अब भी उसकी नजर के नीचे है, और वैद्य की हालत देखकर उसे अपनी चाल समझ में आ रही थी। वैद्य ने दीवार की ओर देखा। तस्वीरें, पुराने पत्र, पुराने नोट्स, सभी अब उसी प्रश्न की गूंज कर रहे थे, तुम सही हो या गलत? उसने बोतल उठाई, देखा, हल्की रोशनी में रंग बदल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दवा इतना बोझ बन सकती है। ये केवल शारीरिक बीमारी नहीं थी, ये डर, लालच और झूठ का मिश्रण था, और वैद्य अब अकेला उस मिश्रण के बीच था। बाहर कुछ बच्चे खिड़की से झांक रहे थे। उनके चेहरे पर प्रश्न थे, डर था, शायद विश्वास की कमी भी। वैद्य को याद आया, पहले वो उन्हें देखकर मुस्कुराता था, अब वो मुस्कान खो चुकी थी। पहला ठग अब वैद्य की दुकान के सामने खड़ा था। देखो, उसने कहा, तुम अकेले हो, कोई नहीं बचा। वैद्य ने धीरे से सिर हिलाया। अकेले होना और पाप उठाना अलग है। तुमने पाप उठाया ही क्यों? पहला ठग हंसा। क्योंकि मैं सच बोला, वैद्य बोला, आवाज कांप रही थी। दूसरा ठग अब पास आया। उसने कहा, सच का बोझ हमेशा अकेला उठाना पड़ता है, और पाप का भार
हमेशा भारी होता है। वैद्य ने अपने हाथों को देखा। यही हाथ कभी दवा बांटते थे, अब यही हाथ अकेले पाप की चादर ओढ़ रहे थे। वो जानता था भीड़ की आंखें अब उससे सवाल नहीं पूछेंगी, वे उसे तौलेंगी, नापेंगी, और पाप की भारी मात्रा उसे दबा रही थी। रात बढ़ रही, दुकान की दीवारों पर दिया झिलमिला रहा था। हर झिलमिलाहट में वैद्य को अपने फैसले की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने हर किसी को बचाने की कोशिश की, पर डर, लालच और झूठ सब मेरे हाथ से बाहर हो गया। पहला ठग पीछे हट गया, उसकी हंसी अब वैद्य की पीड़ा में घुल गई। दूसरा ठग खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान था। अकेले तुम ही इस पाप के साथ रहोगे, उसने कहा। वैद्य ने सिर झुका लिया। वो जानता था कोई मदद नहीं आने वाली, न दूसरों की न खुद की। भीड़ अब चुप थी, हवा भारी थी, और पाप बहुत भारी था। वैद्य ने दिया बुझाया, अंधेरा घिरा। उसकी आत्मा के भीतर एक आवाज गूंजी, अकेला पर सच के साथ। और वो रात लंबी थी। भीड़ ने अब केवल देखा, ठगों ने केवल हंसा। वैद्य अकेला था और पाप भारी, इतना भारी कि हर सांस के साथ उसे महसूस होना था। अगली सुबह शायद कोई उम्मीद आए, लेकिन अब वो अकेला था, सच्चाई और पाप की चादर में लिपटा हुआ। सुबह की पहली किरण जैसे धीरे धीरे गांव के हरे भरे खेतों में फैल रही थी। ओस की बूंदें धूप में चमक रही थीं, लेकिन इस चमक में अब कोई मासूमियत नहीं थी। गांव की आंखें खुल रही थीं। पहली बार बहुत समय बाद वे सच को बिना डर या लालच के देखने लगी थीं। वैद्य अब अकेला नहीं था। पाप और जिम्मेदारी के भार के साथ वो वहां खड़ा था, और उसके चारों ओर गांव की निगाहें थीं, जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और सवाल पूछने के लिए खुली थीं। पहली बार भीड़ ने महसूस किया कि उन्हें केवल डर और अफवाहों के पीछे नहीं भागना है, उन्हें देखना है, समझना है और निर्णय लेना है। पहली महिला जो कल तक दवा की शीशी पकड़े डर में थी, अब आगे आई। उसकी आंखों में अब केवल डर नहीं, सवाल और सोच थी। उसने देखा वैद्य की आंखों में थकान थी, लेकिन ईमानदारी भी। उसने पूछा, सच में आपने कुछ छुपाया था? वैद्य ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, जो मैंने किया वो केवल सच के लिए था, लेकिन डर और लालच ने उसे गलत रूप दे दिया। लोग अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने अपने हाथों को एक दूसरे के कंधों पर रखा। ये पहली बार था जब भीड़ ने देखा कि उनका भरोसा टूटना स्वाभाविक था, पर अब वो खुद को बदल सकता है। पहला ठग कहीं दूर खड़ा था। उसने ये सब देखा और महसूस किया। भीड़ की आंखें अब सिर्फ डर और लालच के साथ नहीं चल रही थीं। ये बदलाव उसे परेशान कर रहा था। जब आंखें खुल जाएं, उसने धीमे से कहा, तो खेल का नियम बदल जाता है। दूसरा ठग खामोश उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी खामोशी अब भारी लग रही थी। उसे पता था कि अब केवल चालें और साजिश काम नहीं आएंगी। अब लोगों ने सोचने लगना शुरू कर दिया था, और जब गांव सोचता है तो ठगों का सबसे बड़ा हथियार झूठ और भय असफल हो जाता है। वैद्य ने अपने हाथों को देखा। वही हाथ जो कल डर और पाप की बोतलों से भारी थे, अब विश्वास की हल्की छाया में थे। उसने महसूस किया अकेलापन अब कमजोर नहीं रहा, वो अकेला सही रास्ता दिखाने वाला बन गया था। भीड़ धीरे धीरे दुकान के अंदर आई। उन्होंने देखा दवा वही थी, सच वही था, लेकिन अब समझ बढ़ गई थी। बच्चे खिड़कियों से झांक रहे थे, बूढ़े अपने हाथ जोड़कर खड़े थे। औरतों के चेहरे पर अब चिंता और सवाल का मिश्रण था, डर नहीं। पहला ठग पीछे हट गया, उसकी हंसी अब कहीं खो गई। दूसरा ठग भी चुप था। वो जानता था कि अब गांव की आंखें खुले हुए हैं, अब कोई आसानी से डर और लालच के जाल में फंसेगा नहीं। वैद्य ने दिया जलाई। उसकी लौ अब केवल रोशनी नहीं थी, वो विश्वास की शुरुआत थी। भीड़ ने महसूस किया कि सच और साहस का मेल सबसे बड़ी ताकत है। गांव की आंखें खुल रही थीं। वे केवल देखने के लिए नहीं, समझने और पहचानने के लिए खुल रही थी। और ये खुलना वैद्य और गांव के लिए नई शुरुआत का संकेत था। पहली बार डर और लालच के बाद गांव ने खुद से सवाल करना शुरू किया, और यही क्षण था जब अफवाहें कमजोर पड़ गईं। झूठ खुद ही सामने नहीं आया और विश्वास की नींव मजबूत होने लगी। वैद्य ने गहरी सांस ली। अब अकेलापन डर नहीं रहा था, पाप का भार हल्का लग रहा था, और गांव की आंखें खुलकर सब कुछ देख रही थी। सुबह की हवा में अब केवल ताजगी नहीं थी, वहां समझ, सच और भविष्य की हल्की चमक थी। गांव अब जाग चुका था, और इस जागरण ने ठगों के खेल को हमेशा के लिए चुनौती दे दी थी। इलाज का सच कभी तेजी से सामने नहीं आता, वो धीरे चलता है।
जैसे किसी पुराने जख्म पर हल्के हाथ से पट्टी बांधी जाए। और जहर तुरंत असर दिखाता है, पर उसका हिसाब समय मांगता है, बहुत समय। गांव अब पूरी तरह जाग चुका था। ये वो जागना नहीं था जिसमें लोग उठकर काम पर निकलते हैं। ये भीतर का जागना था, आंखों का नहीं, समझ का। कल तक जो भीड़ थी, आज वो लोग थे, अलग अलग चेहरे, अलग अलग सवाल, और हर सवाल का वजन था। वैद्य दुकान के बाहर खड़ा था, हाथ खाली थे। पहली बार न बोतल न शीशी, सिर्फ हाथ और आंखें। उसने लोगों को देखा, कोई गुस्से में नहीं था, कोई डर में भी नहीं, बस एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे अब सब कुछ साफ चाहिए। पहला आदमी आगे आया, वही जिसने सबसे पहले रंगीन शीशी खरीदी थी। उसकी आवाज भारी थी, मैं ठीक हूं पर मुझे चैन नहीं है। ये वाक्य सुनकर भीड़ में हलचल हुई, क्योंकि ये बीमारी का बयान नहीं था, ये अपराध बोध का था। हम सब ने पिया, किसी और ने कहा, और हमने ही खरीदा। पहला ठग दूर खड़ा था, उसकी आंखें अब घूम रही थीं। उसने सोचा था दोष वैद्य पर जाएगा, पर यह मोड़ उसने नहीं गिना था। जब लोग अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने लगते हैं, तब ठग का जमीन खिसकने लगती है। दूसरा ठग अब भी चुप था, पर उसकी चुप्पी में राहत नहीं थी। वो जानता था अब हिसाब होगा, और हिसाब में कोई भी पूरी तरह बचता नहीं। वैद्य ने बोलना शुरू किया, आवाज न ऊंची न धीमी, स्थिर। इलाज का सच ये है, उसने कहा, कि हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होती। कुछ बीमारियां फैसलों से पैदा होती हैं, और उनका इलाज समझ से होता है। किसी ने पूछा, तो जहर? वैद्य रुका थोड़ी देर, फिर बोला, जहर उस बोतल में नहीं था, जहर उस जल्दबाजी में था जिससे हमने भरोसा बदला। ये सुनकर कुछ लोग झुके, सिर नीचे। ये झुकना शर्म का नहीं था, ये स्वीकार का था। पहली औरत जिसकी तबीयत बिगड़ी थी आगे आई। मैंने पिया, उसने कहा, और मुझे उल्टी हुई, पर उससे ज्यादा मुझे ये लगा कि मैंने सोचे बिना भरोसा किया। वैद्य ने सिर हिलाया। यही जहर है, उसने कहा, जो दिखता नहीं पर असर करता है। भीड़ अब बटी नहीं थी, न वैद्य के पक्ष में न ठगों के। वे बस सच्चाई के सामने खड़े थे, और सच्चाई अक्सर किसी का पक्ष नहीं लेती। हिसाब चाहिए, किसी ने कहा। यह शब्द हवा में टिक गया। हिसाब, न बदले का न सजा का, बल्कि संतुलन का। पहला ठग ने आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, उसने कहा, सबने अपनी मर्जी से। बस, किसी ने टोक दिया। ये पहली बार था जब भीड़ ने उसे रोका, बिना चिल्लाए, बिना गुस्से के, बस एक शब्द, और वो रुक गया। दूसरा ठग ने पहली बार वैद्य की तरफ देखा, बहुत देर तक, फिर बोला, हिसाब सबका होगा। लोग चौंके। तुम? किसी ने पूछा। हाँ, क्योंकि मैं भी इस खेल का हिस्सा था। कम बोला, ज्यादा देखा, पर चुप रहा। ये स्वीकार भारी था। भीड़ ने महसूस किया, सच सिर्फ वैद्य में नहीं है, सच कई जगह बटा हुआ है, और जहर भी। वैद्य ने आगे बढ़कर दोनों ठगों को देखा। इलाज का सच ये भी है कि सजा से पहले समझ जरूरी है। और जहर का हिसाब? किसी ने फिर पूछा। जहर का हिसाब ये है कि जो डर बेचता है उसे डर झेलना होगा, जो लालच फैलाता है उसे अकेलापन झेलना होगा। पहला ठग पीछे हटा। पहली बार उसके चेहरे पर खालीपन था, न डर न हंसी, बस खाली। दूसरा ठग ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया, अब वो पुराने रास्ते पर नहीं लौट सकता। गांव में शांति थी, अजीब सी, जैसे तूफान के बाद। बच्चे फिर खेलने लगे, पर धीमे। बूढ़े बातें करने लगे, पर सोचकर। वैद्य दुकान के भीतर गया। उसने पुरानी शीशियां हटाई, अलमारी साफ की, बाहर एक तख्ती टांगी। कोई बड़ा वाक्य नहीं, बस इतना, यहां दवा मिलती है, फैसले नहीं। लोग पढ़ते रहे, समझते रहे। इलाज का सच सामने था। जहर का हिसाब शुरू हो चुका था, और ये हिसाब अदालत में नहीं जाएगा, ये लोगों के भीतर रहेगा। हर बार जब वे अगली बार किसी डर को खरीदने से पहले एक पल रुकेंगे। भीड़ छट चुकी थी, पर गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन हर सांस के साथ लोगों ने महसूस किया कुछ बदल चुका है। ठगों की चालें, वैद्य की दवा और भीड़ का जागरण अब एक दूसरे से अलग नहीं थे, सब जुड़ गए थे, भूतपूर्व डर, लालच और सच्चाई के बीच। पहला ठग दुकान के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हंसी थी, पर आंखें चिंतित थीं। वो जानता था अब भागना आसान नहीं, हर कदम उसके खिलाफ गिन रहे थे। उसने पीछे पलटा। गांव की गलियां अब खाली नहीं थीं, हर दीवार, हर घर की खिड़की में निगाहें थीं। भागना, उसने अपने आप से कहा, अब कहाँ? दूसरा ठग अब भी खामोश था। खामोशी में वो योजना बना रहा था। उसने पहले ही महसूस कर लिया था, जो डर और लालच फैलाता है वो खुद उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन भागने का विचार उसके दिमाग में भी आया, मन में हलचल, पर वो जानता था कर्म की पकड़ हमेशा पीछा करती है।
वैद्य दुकान के अंदर खड़ा था। उसने देखा दोनों ठग अब बेचैनी में हैं। उन्होंने जो खेल शुरू किया था अब वही खेल उन्हें उलझा रहा था। वैद्य ने दीवार की ओर देखा। पुराने नोट्स, पुराने पत्र, हर निर्णय की छाया वहां थी। उसने सोचा, कर्म की पकड़ कोई बंधन नहीं पर हर कदम पर असर डालती है। पहला ठग धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने गलियों का रुख किया पर हर मोड़ पर लोग खड़े थे, आंखें खुली, सवालों के साथ। डर अब उसके साथ नहीं था। डर ने भीड़ को छोड़ दिया था और अब वो अकेला था, सिर्फ अपनी चाल और अपने पाप के साथ। दूसरा ठग भी पीछे हट रहा था। उसने देखा पहला ठग फंस चुका है। उसने भीड़ की तरफ देखा। उसकी खामोशी अब तनाव में बदल गई। वो जानता था भागना अब केवल शरीर की चाल नहीं बल्कि मानसिक चंगुल भी है। वैद्य ने दिया जलाया। उसकी लौ अब केवल प्रकाश नहीं थी, ये चेतावनी थी। जो कर्म के खिलाफ खेलता है उसका पीछा हमेशा करता है। भीड़ ने धीरे धीरे ठगों को घेर लिया। कोई चिल्ला रहा था, कोई शांत था, लेकिन हर निगाह में स्पष्टता थी। लालच, डर, झूठ, अब सभी पर आंखें खुल चुकी थी। पहला ठग चिल्लाया, मुझे छोड़ो। कोई नहीं बोला, सिर्फ कर्म ने उसके कदमों को रोका। दूसरा ठग भी समझ गया, भागना अब कोई विकल्प नहीं। वैद्य बाहर आया। उसने दोनों ठगों की तरफ देखा। अब देखो, उसने कहा, जो बोला वही भुगतेगा, जो छुपाया वही उजागर होगा। भागना कोई राहत नहीं देता। पहला ठग जमीन पर झुक गया। उसने महसूस किया भागने की कोशिश अब व्यर्थ थी। हर कदम पर कर्म की पकड़ मजबूत हो रही थी। दूसरा ठग खड़ा रहा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। डर अब डर का नहीं, ये सच और न्याय की पकड़ था। भीड़ ने सिर हिलाया। वे अब केवल दर्शक नहीं थे, वे अब न्याय के गवाह थे। वैद्य ने धीरे से कहा, पाप और झूठ को समय हमेशा पकड़ता है। भागना केवल समय के खिलाफ लड़ना है और समय वास्तव में कर्म है। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। गांव की गलियां साफ, हरी और जागी हुई थी और वहीं ठगों की चाल अब धरा पर टिक गई थी। भागने की कोशिश अब व्यर्थ थी। कर्म की पकड़ ने हर चाल को रोक लिया था और ये पकड़ इतनी मजबूत थी कि ठगों के खेल की हर रहस्य खुल चुकी थी। वैद्य अकेला खड़ा रहा। पाप भारी था पर न्याय सामने था। गांव ने देख लिया कर्म, डर और लालच का असली हिसाब, और ये कहानी हवा में गूंजते सच के साथ हमेशा के लिए उनके दिलों में रह गई। सुबह फिर आई। वही धुंधली रोशनी, वही हरी भरी घाटियां, वही कुहासे से ढकी गलियां। लेकिन गांव अब वही नहीं था जो कल रात तक था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी ताजगी भी थी, जैसे हर पत्ती ने पिछली रात की कहानी को निगल लिया हो और अब नई शुरुआत की तैयारी कर रही हो। वैद्य दुकान के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में गंभीरता। उसने देखा गांव की गलियां खाली नहीं थीं, लेकिन लोगों के कदम अब डर के नहीं, सोच और समझ के साथ चल रहे थे। बच्चे फिर दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब उत्सुकता और सवाल थे, डर नहीं। बूढ़े अपने आंगन में बैठे थे, पर वे अब केवल बातें नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे। पहला ठग और दूसरा ठग अब वही नहीं थे। उन्होंने जो भागने की कोशिश की थी, अब उन्हें सबक मिला था। कर्म की पकड़ और भीड़ का जागरूक होना उन्हें पीछे धकेल चुका था। गांव की आंखें खुल चुकी थीं। अब कोई आसानी से झूठ और डर के जाल में फंसता नहीं था। वैद्य ने दुकान का दरवाजा खोला। उसने देखा पुरानी शीशियां, दवाइयां, उपकरण सब वही थे, लेकिन ये सब अब केवल वस्तुएं नहीं थीं। वे अनुभव, चेतावनी और सिखावन का प्रतीक बन गई थीं। उसने दीवार पर तख्ती टांग दी जिस पर केवल इतना लिखा था, सत्य और समझ का मूल्य बड़ा है, डर और लालच का प्रभाव क्षणिक पर जहरीला होता है। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी दुकान के पास इकट्ठा होने लगे। कोई नहीं डर रहा था, कोई नहीं लालच में फंसा था। वे देख रहे थे, समझ रहे थे, और धीरे धीरे ये समझना, निर्णय लेना और सीखना उनके चेहरे पर दिख रहा था। वैद्य ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अकेलापन, पाप और जिम्मेदारी का बोझ अब हल्का हो रहा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। गांव के लोग जाग चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि भरोसा टूटने के बाद भी सच और समझ का रास्ता हमेशा दिखाई देता है। पहला ठग कहीं दूर से गांव के किनारे की ओर चला गया। वो अब हंस नहीं रहा था। उसकी चाल गंभीर थी। उसने समझ लिया कि डर और लालच केवल क्षणिक ताकत है। असली ताकत जागरूक और सोचने वाले लोगों में है। दूसरा ठग भी दूर किसी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी खामोशी अब हल्की नहीं थी, बल्कि उसमें सीख और चेतावनी का वजन था। गांव की गलियों में हल्की हलचल थी। लोग अपनी जिंदगी में लौट रहे थे, पर बदल चुके थे। जो कल तक डर और लालच के शिकार थे, आज उन्होंने अपने अनुभव से सीख ली थी। पुराने झगड़े, पुराने विश्वासघात, पुराने डर, सब कुछ अब उनके भीतर नए नजरिए के साथ रह रहा था। वैद्य ने एक बार चारों ओर देखा। हरे खेत, नीले आसमान, हवा में हल्की ठंडक, सब वही थे, पर अनुभव, सीख और समझ ने उन्हें अलग बना दिया था। उन्होंने महसूस किया सच और न्याय केवल दिखाई नहीं देते, उन्हें समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है और कभी-कभी अकेले उठाना पड़ता है। गांव की आंखें खुल चुकी थीं, ठगों की चालें थम चुकी थीं।
डर और लालच का प्रभाव अब सीमित था और वैद्य ने महसूस किया जो भी हुआ अब उसका असर हमेशा के लिए गांव के दिल में रहेगा। सूरज धीरे धीरे खेतों में चमक रहा था। सुबह वही थी, धुंधली, हरी, शांत, लेकिन गांव बदल चुका था। लोग अब जागरूक थे, भरोसा अब नया था और हवा में ताजगी, समझ और सच की हल्की चमक थी। सुबह वही थी पर गांव बदल चुका था।